हॉस्पिटल के बेड पर रूपाली के पापा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। अगर कुछ देर और उनका इलाज नहीं हुआ तो शायद मौत ये जंग जीतने वाली थी। आंखों में आंसू लिए रूपाली बस उनको ही देखे जा रही थी। तभी पीछे से देवांश आया और उनके पास खड़े होते हुए धीरे से नीचे झुका और उसके कानों में फुसफुसाया, अभी भी देर नहीं हुई है, वो डॉक्टर्स आकर तुम्हारे बाप का इलाज कर देंगे, पर शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हें अभी इसी वक्त मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और मुस्कुराते हुए वो वहाँ से धीरे कदमों से चला गया। उसकी बातें सुनकर रूपाली हताश सी नीचे बैठकर फूट फूट के रोने लगी। एक तरफ उसके पापा जिनसे वो बहुत प्यार करती थी और दूसरी तरफ बिजनेस टाइकून देवांश जिससे वो बेइंतहा नफरत करती थी, क्योंकि देवांश ऐसा इंसान था जिससे शायद शैतान भी डरता होगा। आखिर क्या होगा रूपाली का फैसला? क्या वो इस शैतान जैसे इंसान से शादी करेगी या फिर खो देगी अपने पापा को हमेशा हमेशा के लिए? इन सभी बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। घर जाकर वो ना देवांश का नाम लेगी ना उसके बारे में सोचेगी। देवांश रूपाली के लिए आइसक्रीम और अपने लिए शेक लेकर आया। वो रूपाली के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसको समझ नहीं आ रहा था बातें कैसे शुरू की जाए। माफी मांगनी और मीठी बातें करना उसकी फितरत में नहीं था। वो कोशिश भी करे तो शब्द उसके गले में अटकते थे। क्या बोले और कैसे बोले वो समझ नहीं पा रहा था। सामने बैठी रूपाली भी इधर उधर देख रही थी। आइसक्रीम खा रही थी चटकारे लेकर। उसकी तरफ देखकर एक बार मुस्कुरा देती तो उसको हिम्मत हो जाती कुछ कहने की। रूपाली से उसे सहायता की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दोनों ही खामोश से गाड़ी में जाकर बैठ गए। रूपाली के घर पहुंचकर देवांश ने गाड़ी रोकते हुए कहा, कल ठीक 9:30 बजे आऊंगा। रूपाली बिना पीछे देखे कहते हुए घर की तरफ चल दी। कुछ पल देवांश गाड़ी में बैठा देखता रहा कि शायद रूपाली मुड़कर उसकी तरफ देखेगी और मुस्कुरा कर कुछ कहेगी, लेकिन रूपाली ने ऐसा कुछ नहीं किया। दरवाजे की घंटी को उसने दबाया तो उसे देवांश की गाड़ी के जाने की आवाज सुनाई दी। उसने राहत की सांस ली। उसने निश्चय कर लिया कि वो ना देवांश के बारे में बात करेगी और ना सोचेगी, भले ही इसके लिए उसको रेखा से लड़ना पड़े। लेकिन दरवाजे पर रेखा के साथ सुमन को देखकर चौंक गई। रूपाली बोली, सुमन तू यहाँ कैसे? सुमन रेखा की तरफ देखते हुए बोली, आज मैं रुकने के लिए आई थी। इसको बोला था तू अपने घर चली जा, लेकिन ये मानी नहीं, कह रही थी मैं भी यहाँ रुकूंगी। रेखा रूपाली को अंदर खींचते हुए बोली, ये सब बात छोड़, ये बता तुझे इतनी देर कैसे लग गई? आंटी तो बहुत पहले ही चली गई थी। रूपाली सोफे पर बैठते हुए बोली, बस मम्मी से बात करने में लग गई थी। सुमन एकदम से बोली, झूठ मत बोल, अभी तुझे देवांश छोड़ने आया था, उसके साथ थी। बता ना क्या हुआ? अब तक की सारी बातें रेखा ने मुझे बता दी हैं। रूपाली आश्चर्य से बोली, तो तुम दोनों खिड़की पर टंगी थी, मेरी जासूसी कर रही थी? रेखा टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, चिंता करते हैं तेरी, बार बार खिड़की से झांक रहे थे। जवान खूबसूरत लड़की अब तक घर नहीं आई। रूपाली हंसते हुए बोली, ठीक है, अब तो लड़की सुरक्षित घर आ गई है, चलो खाना खाते हैं और सो जाते हैं, मैं बहुत थकान महसूस कर रही हूँ। सुमन हट करते हुए बोली, नहीं, पहले ये बता आज क्या हुआ, देवांश ने क्या कहा? रूपाली को समझ नहीं आ रहा था दोनों से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। वो समझ गई बिना बताए काम नहीं चलेगा, इसलिए वो बोली, सुबह मेरे पहुंचने से पहले वो हॉस्पिटल में बैठा था। मम्मी तो उसकी दीवानी हो गई थी, बहुत तारीफ कर रही थी, शाम को फिर आ गया। रेखा बोली, कुछ बोला नहीं वो? रूपाली ने सिर झटकते हुए कहा, 1-2 वाक्य बोले, जब मैंने कुछ और बात नहीं की तो वो भी खामोश हो गया। सुमन ने उससे आश्चर्य से पूछा, तूने बात क्यों नहीं की? रूपाली बोली, मैं क्यों बात करती, गलती उसकी थी, उसको माफी मांगनी चाहिए। रेखा बोली, रहने दे, उसकी ईगो आगे आ गई है, वो कभी माफी नहीं मांगेगा, आराम से बोल रहा है, यही काफी है। रूपाली अकड़ कर बोली, अच्छा हर बात में उसकी चलेगी, मैं तो बात नहीं करूंगी जब तक वो माफी नहीं मांगेगा। देवांश को समझ नहीं आ रहा था वो रूपाली से क्या कहे। अगले दिन जब वो नाश्ता कर रहा था, सुगंधा आई उससे बात करने के लिए। सुगंधा उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, सॉरी मैं इस समय आई हूँ, लेकिन तुमसे बात करने का यही समय एकदम ठीक है, फिर तुम ऑफिस के लिए निकल जाओगे। देवांश खाते खाते बोला, कोई बात नहीं, बोलिए क्या बात है? सुगंधा उदास स्वर में बोली, मैंने बहुत सोचा और निश्चय किया
कि मैं वाटिका अनाथ आश्रम में बच्चों की देखभाल और रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू कर देती हूँ। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। उनके बीच रहूंगी तो जीवन को शायद कोई सही दिशा मिल जाएगी। मैं खुद नहीं जानती इस रास्ते पर कितना आगे बढ़ पाऊंगी, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। देवांश उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, आप जाना शुरू करो, और आपको वहाँ जाकर सुकून मिलता है तो मैं एक वैसी ही वाटिका शुरू करवा दूंगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी। सुगंधा आश्चर्य से बोली, क्या तुम ऐसा करोगे? जमीन और बिल्डिंग बनाने में बहुत खर्चा आएगा। देवांश मुस्कुराते हुए बोला, वो सब मैं करवा दूंगा, लेकिन देखभाल की पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। सुगंधा के आगे अभी भी चाय नाश्ता आ गया था। वो खाते हुए बोली, वो सब मैं कर लूंगी, मेरी जिंदगी को सही रास्ता मिल जाएगा, और क्या चाहिए। लेकिन समझ लो, तुम बिजनेसमैन हो, ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहोगे जिसमें तुम्हें कोई मुनाफा नहीं होने वाला? देवांश हंसते हुए बोला, भूलो मत, मैं ऐसी लड़की से शादी करने वाला हूँ जिसे पैसे की कोई परवाह नहीं है। इतने पैसे मैं कमा रहा हूँ, उसका मैं भी क्या करूंगा? अच्छा है, किसी अच्छे काम में लग जाएगा। सुगंधा हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, ये बात तो सही है, वैसे तुम बदल गए हो। देवांश कुछ सोचते हुए बोला, पहले रिश्तों पर से विश्वास उठ गया था, अब रिश्तों की अहमियत महसूस होने लगी है। सुगंधा देवांश के चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोली, परसों रात को रूपाली को आता देखा था मैंने, बहुत टेंशन में लग रही थी। ऑटो से उतर रही थी, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। देवांश नाश्ता कर चुका था। खड़े होते हुए बोला, वो आई थी। सुगंधा समझ गई देवांश इससे आगे की जानकारी नहीं देगा। वो कुछ सोचते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम तुमने उसे क्या कहकर फोर्स किया है शादी के लिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ, उसके पिता की नौकरी को निकलवाने की धमकी एकमात्र कारण हो सकता है। देवांश बोला कुछ नहीं, लेकिन उसका पूरा ध्यान सुगंधा की तरफ था। वो फिर कुर्सी पर बैठ गया। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुगंधा समझ गई कि वो सही दिशा में जा रही थी। सुगंधा आगे बोली, मुझे नहीं लगता अब दोनों माँ बेटी जवाहर साहब को कोई स्ट्रेस देने देंगी। वो उन्हें अब नौकरी भी नहीं करने देंगी। घर चलाने के लिए रूपाली नौकरी कर लेगी, लेकिन पिता को कोई काम नहीं करने देगी, कम से कम 6 महीने तो नहीं। देवांश को लगा सुगंधा सही कह रही है, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो सुगंधा की पूरी बात सुनना चाहता था। सुगंधा जानती थी देवांश पूरी बात सुनकर ही कुछ कहेगा, इसलिए वो बोलती रही, परसों वो जितने टेंशन में थी, मुझे लगा वो मना करने के लिए आई थी। पता नहीं तुमने क्या कहकर उसे मनाया, लेकिन अब ये बात समझ लो कि वो किसी भी दिन इस शादी से इनकार कर सकती है। देवांश हतप्रभ सा सुगंधा को देख रहा था। सुगंधा ने बिल्कुल ठीक कहा। उस रात रूपाली मना ही करने आई थी। वो उसकी देह को छूता और वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती। वो उसका सिर्फ इसलिए लिहाज कर रही है, उसके कारण रूपाली के पिता की जान बची है। सुगंधा की बातों से वो ये जान गया था कि जवाहर के उस पर कितने एहसान हैं। उसके कारण ही वो इस बिजनेस का मालिक है, नहीं तो सब सुगंधा के हाथों में चला जाता। कठिन समय में जवाहर ने इस व्यापार को जीवित रखा है और उसके पिता की सेवा की। उसके पिता के अकेलेपन में जवाहर ने ही साथ दिया था। बहुत देर तक उसके दिमाग में ऐसे विचार आते रहे। उसे पता ही नहीं चला कब सुगंधा उठकर चली गई। देवांश जब रूपाली के घर पहुंचा तो 10 बज गए थे। उसने गाड़ी में बैठे बैठे हॉर्न दिया तो रूपाली एकदम से बाहर आ गई। उसकी तरफ देखते हुए टेढ़ा मुंह करके बोली, अब कौन देर से आया है? देवांश बोला, वो सुगंधा जी आ गई थी, इसलिए देर हो गई। वो एक अनाथ आश्रम खोलना चाहती हैं, उसके बारे में बात करने आई थी। रूपाली कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा ऐसा करना चाहती हैं, विचार तो अच्छा है। देवांश गाड़ी मोड़ते हुए रूपाली के घर की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे सारे दोस्त रात को रुकने आ गए हैं क्या? रूपाली रेखा और सुमन को बाय करते हुए बोली, नहीं, बस रेखा और सुमन आई है। देवांश आश्चर्य से उन दोनों को देख रहा था। बाहर छोड़ने तो ऐसे आई हैं जैसे रूपाली किसी दूसरे शहर जा रही हो। पता नहीं ये लड़कियां मुंह पर हाथ रखकर खीखी क्यों कर रही थी। अस्पताल पहुंचे तो राधिका बहुत परेशान मिली। देवांश और रूपाली को देखते ही चिंतित स्वर में बोली, सुबह इनकी तबीयत पता नहीं कैसे खराब हो गई, सांस उखड़ने लगी थी, डॉक्टर आईसीयू में ले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। रूपाली के चेहरे का रंग उड़ गया। देवांश ने कहा, घबराओ नहीं, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। थोड़ी देर बाद देवांश ने आकर बताया, सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो गई थी, लेकिन अब कंडीशन नॉर्मल है, अभी आईसीयू में रखेंगे। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठी थी और देवांश की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। देवांश का मन कर रहा था रूपाली के सामने फर्श पर घुटने पर बैठ जाए और अपने अंगूठों से उसके माथे पर उभर रही चिंता की सिलवटों को हटा दे। उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बैठा रहे जब तक रूपाली का मन शांत न हो जाए।
लेकिन अब तो उसके पास जाते हुए भी घबराहट होती थी, वो कहीं बुरा न मान जाए। देवांश की ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी, इसलिए राधिका से बोलकर वो निकल गया। मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। कुछ भी परेशानी हो मुझे फोन करवा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। वैसे मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कोई घबराने की बात नहीं है। राधिका ने हाँ में सिर हिला दिया और वैसे ही रूपाली का हाथ पकड़े बैठी रही। देवांश के जाने के बाद वो रूपाली से बोली, मैं जानती हूँ तुम देवांश को पसंद नहीं करती हो, लेकिन वो बहुत बदल गया है। अब उसकी आंखों में हम सबके लिए चिंता नजर आती है। रूपाली माँ का हाथ छोड़कर पानी पीने के बहाने माँ की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई और बोली, उनको समझना बहुत मुश्किल है। राधिका चिंतित स्वर में बोली, किसी को समझने के लिए बहुत समय चाहिए। तेरे डैड तो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे जब हमारी शादी हुई थी। धीरे धीरे उनको समझने लगी और अब इतना प्रेम है, एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। रूपाली पलटकर मुस्कुराई और अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों ही तो मेरी प्रेरणा हो। मैं भी ऐसा ही रिश्ता चाहती हूँ जहाँ दोनों एक दूसरे को समझते हो, प्रेम करते हो। राधिका ने फिर सोचते हुए कहा, देख बेटा, तू जो निर्णय लेगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन मुझे लगता है देवांश को एक मौका मिलना चाहिए। फिर राधिका बात बदलते हुए बोली, देर हो रही है, आप घर जाओ, यहाँ मैं हूँ। रूपाली मना करते हुए बोली, नहीं, मैं अब कहीं नहीं जा रही हूँ। जब तक तेरे डैड कमरे में नहीं आ जाते मैं यहीं रहूंगी। रूपाली ने आगे कुछ नहीं कहा और आईसीयू का चक्कर लगाने लग गई। इधर देवांश को अपने अंदर पनप रही भावनाओं को समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इस कारण उसे इतनी झुंझलाहट हो रही थी कि वो ऑफिस में अपने कर्मचारियों पर चिल्ला पड़ा। वे नजरें नीचे किए चुपचाप उसके सामने से हट गए। देवांश की समझ नहीं आ रहा था वो इतना क्यों बेचैन हो रहा था। रूपाली को लेकर उसका व्यवहार अब एक टीनेजर्स जैसा हो रहा था। उसके सामने बोलने में उसे अब संकोच महसूस होता। वो बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। उसने किसी तरह अपने काम निपटाए, लेकिन जब घड़ी पर नजर पड़ी तो 7 बज चुके थे। वो जल्दी जल्दी अस्पताल के लिए निकला। उसे चिंता हो रही थी। फिर वो खुद में बोला, कहीं रूपाली अकेली तो नहीं निकल गई अपने घर के लिए? क्या यही प्रेम है? हर समय सामने वाले की चिंता लगी रहती है। उसका दुख परेशानी देखी नहीं जाती। उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने का मन करता है। उसको एक अनोखी सी अनुभूति हो रही थी। ये सोचकर कब रूपाली गाड़ी में उसके बगल में बैठ गई, उसके कंधे पर अपना सिर रखकर गाने सुनते हुए वो लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। इस घटना से ही मन में एक शांत और सुखद एहसास हुआ। वो इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि सामने सड़क की दूसरी तरफ उसने रूपाली को स्कूटी पर जाते देखा। साथ में अमन भी दूसरी स्कूटी पर था। उसे ऐसा लगा किसी ने दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कब तक रूपाली को लेकर इतना असुरक्षित महसूस करता रहेगा। लेकिन एक बात उसे समझ आ गई थी, अगर रूपाली को अपनाना है तो उसके व्यक्तित्व के हर हिस्से को अपनाना होगा। उसकी पसंद, नापसंद, दोस्त, माँ बाप, विचार सब उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। आधी अधूरी रूपाली उसके साथ खुश नहीं रहेगी, ना वो उसके साथ वो सुकून महसूस कर पाएगा जो वो चाहता है। लेकिन अपने दिल का क्या करे? क्यों किसी भी लड़के को उसके साथ देखकर खौल जाता है। पहली वाली बात होती तो वो तुरंत गाड़ी मोड़कर रूपाली के पीछे जाता और गुस्से में उससे कहता, मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैं आ तो रहा था। अमन के साथ दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकता था। फिर उसने भारी मन से अस्पताल में प्रवेश किया। कमरे में राधिका आराम से बैठ कोई धार्मिक किताब पढ़ रही थी। देवांश वहीं चुपचाप बैठ गया। 10 मिनट बाद राधिका किताब बंद करते हुए बोली, थोड़ी देर पहले इनसे मिलने गई थी, आराम से सो रही हैं। देवांश बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। रूपाली चली गई क्या? राधिका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, देर हो रही थी, आपका इंतजार करके निकल गई। देवांश हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, आज देर हो गई। अकेली गई है? राधिका बोली, अमन आया था, उसके साथ निकल गई। अमन मेरी मौसेरी बहन का लड़का है। दोनों स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए अच्छे दोस्त हैं। देवांश का मन अभी शांत नहीं हुआ था। उसने बस यूं ही कह दिया। राधिका को लगा थोड़ा और विस्तार से बताने की आवश्यकता है। वो बोली, मेरी बहन के 2 लड़के ही हैं, कोई लड़की नहीं है, इसलिए दोनों बचपन से रूपाली से राखी बंधवाते हैं। देवांश को लगा उसके दिल पर किसी ने वो पत्थर हटा दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। राधिका ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, प्रेम भी क्या विचित्र भाव है। एक पल में इंसान हंसने लगता है, एक पल में रोने। लेकिन उसे रूपाली की प्रतिक्रिया को लेकर चिंता हो रही थी।
ना जाने क्या निर्णय ले और आगे क्या घटनाक्रम हो। रूपाली के रुख से लग नहीं रहा था कि उसके दिल में देवांश के प्रति कोई भावना पनप रही थी। तभी देवांश ने राधिका से पूछा, आपने खाना खाया कि नहीं? मैं कैंटीन से मंगवा देता हूँ। राधिका मना करते हुए बोली, नहीं, अमन खाना लाया था, मेरी बहन ने भिजवा दिया है। फिर कुछ सकुचाते हुए राधिका बोली, बेटा एक बात कहनी थी, यह अस्पताल बहुत महंगा पड़ रहा है, ऑफिस से मिलने वाले पैसे बहुत कम है और अपने पास जो थे वो हमने आधे से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। मैं सोच रही हूँ जैसे ही इन्हें आईसीयू से छुट्टी मिलती है तो मैं इन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दूंगी, आगे का इलाज वहां से हो जाएगा। देवांश दृढ़ता से बोला, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अंकल जी का सारा खर्चा ऑफिस उठाएगा, आपके जो खर्च हुए हैं वो भी मिल जाएंगे। अंकल जी सबसे पुराने एम्प्लॉय हैं, कंपनी के बुरे समय में भी उन्होंने कंपनी का इतना साथ दिया है, ये उनका हक है। बल्कि मैंने सभी कर्मचारियों के लिए मेडिकल सुविधा के लिए बजट बढ़ा दिया है। राधिका ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ये तो बेटा आपने बहुत अच्छा किया, बहुत टेंशन हो रही थी, एक तो बीमार की चिंता, ऊपर से पैसे की भी, मुझे लग रहा था मैं ही बीमार न पड़ जाऊं। देवांश बोला, मैं समझ सकता हूँ, मुझे महसूस हुआ कर्मचारियों के हित के बारे में सोचना कंपनी का फर्ज है। देवांश उठता हुआ बोला, चलिए मैं चलता हूँ, कल 10 बजे तक आ जाऊंगा। उसने निश्चय किया अगले दिन रविवार है, उसकी छुट्टी है, वो दिन में अस्पताल में ही रुकेगा और रूपाली से मन की बात खुलकर कहेगा। इधर अमन रूपाली को उसके घर के दरवाजे पर छोड़कर चला गया। सुमन ने दरवाजा खोलते हुए कहा, कैसे हैं अब अंकल? रूपाली बोली, आप तो ठीक हैं। अब तो ठीक हैं। सुमन फिर बोली, आज देवांश नहीं आया तुझे छोड़ने? रूपाली बोली, अमन आया था मम्मी के लिए खाना लेकर, मम्मी मुझे अकेले नहीं जाने देती, इसलिए मैं अमन के साथ निकलने का बहाना बनाकर आ गई। रेखा चली गई क्या? सुमन बोली, हाँ रेखा चली गई, अब 2-3 दिन मैं ही रुकूंगी। तू देवांश को अवॉइड क्यों कर रही है? रूपाली बोली, छोड़, आज देवांश के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सुबह डैड की तबीयत के कारण इतनी टेंशन हो गई, अब तक सिर में दर्द है, मैं थोड़ा आराम करती हूँ। अगले दिन जब रूपाली अस्पताल पहुंची, देवांश आ चुका था। जवाहर को फिर कमरे में ला रहे थे। राधिका बहुत थकी लग रही थी। जवाहर कमरे में आ गए और राधिका उससे मिल ली तो रूपाली ने माँ को जबरदस्ती घर भेज दिया। देवांश को भी लगा ये ठीक रहेगा, जब सब शांत हो जाएंगे तो वो रूपाली से बात कर सकेगा। उधर रूपाली सोच रही थी देवांश क्या सारा दिन यहीं बैठने के इरादे से आया है, लेकिन 4 बज गए और देवांश को मौका ही नहीं मिला रूपाली से अकेले में बात करने का। कभी डॉक्टर आ जाते जवाहर का चेकअप करने तो कभी नर्स आ जाती दवाई देने। रविवार का दिन था, जान पहचान वाले भी मिलने आते जा रहे थे। आखिर देवांश के सब्र का बांध टूट गया तो वो रूपाली से बोला, चलो कैंटीन चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, बहुत देर हो गई है। रूपाली मना करते हुए बोली, आप चलो कुछ खा लेना, मैं यहीं डैड के पास रुकती हूँ, कोई ना कोई आता जा रहा है, अकेले छोड़ना सही नहीं। वैसे आप थक गए होंगे, घर चले जाइए, यहाँ मैं हूँ। देवांश बोला, मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है, मैं तो कैंटीन में चलकर तुमसे कुछ व्यक्तिगत बातें करना चाहता हूँ। रूपाली देवांश की आंखों में आंख डालकर भी झिझक बोली, हाँ मैं भी आपसे कुछ बात स्पष्ट करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता डैड को अब नौकरी का स्ट्रेस लेना चाहिए, इसलिए अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है मैं आपसे शादी करूँ। जहाँ तक हेरा फेरी का सवाल है, एक बीमार आदमी को इतनी तकलीफ देना आपके लिए सही नहीं होगा। ये सुनकर देवांश हतप्रभ रह गया। वो व्याकुल स्वर में बोला, रूपाली मैं मानता हूँ इस रिश्ते की शुरुआत मैंने गलत तरीके से की थी, लेकिन मेरी एक बार पूरी बात सुनकर कोई निर्णय लेना। रूपाली सोफे पर उठते हुए बोली, अब सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया, मैं शादी ही नहीं करना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत है, मैं कुछ साल उनकी देखभाल करना चाहती हूँ। देवांश इस डर से कहीं रूपाली कमरे से बाहर न चली जाए या कोई न आ जाए और उसके बाद बीच में रह जाएगी, जल्दी से बोला, उनकी देखभाल तो शादी के बाद भी कर सकती हो, अकेली क्यों, मैं भी साथ दूंगा तुम्हारा, वो चाहेंगे तो हमारे साथ ही आकर रह लेंगे, इतना बड़ा घर है, पैसे की कोई कमी नहीं होने दूंगा उन्हें। रूपाली देवांश की तरफ मुड़कर बोली, पैसा सब कुछ नहीं होता, आपको लगता है वो इस तरह से आपके पैसे लेंगे? मैं नौकरी करूंगी और उनको सपोर्ट करूंगी। देवांश बेसब्री से बोला, ठीक है तुम मेरी कंपनी में नौकरी कर लेना, शादी के बाद तो वो तुम्हारी भी हो जाएंगी, हम कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे जो सबको ठीक लगेगी। रूपाली दृढ़ता से बोली, हाँ शादी करते तो कोई ना कोई व्यवस्था कर लेते, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती, मेरे मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है,
और फीलिंग के बिना शादी का कोई मतलब नहीं। उस समय रूपाली अगर देवांश को देख रही होती तो उसकी आंखों में गहन निराशा के भाव पड़ लेती, लेकिन वो दरवाजे की तरफ देख रही थी। वो जल्दी से जल्दी देवांश के सामने से हट जाना चाहती थी। देवांश आग्रह भरे स्वर में बोला, रूपाली एक चांस दो मुझे अपनी बात कहने का। रूपाली दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोली, अब कोई फायदा नहीं है, मैं निर्णय ले चुकी हूँ, अब हम तीनों को अपने हाल पर छोड़ दो। इससे पहले रूपाली कमरे से बाहर निकलती, देवांश फुर्ती से लपक कर उसके आगे खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे निर्णय को मान लेता हूँ, लेकिन एक बार मेरे साथ डिनर पर चलो। मैं 2-3 बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हें ले जा नहीं सका। देवांश रूपाली के चेहरे की ओर गौर से देखा और उसके निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसको अपने हाथ से निकलता देख उसकी जान सूख रही थी, इसलिए उसने तुरंत डिनर का बहाना बनाया। रूपाली कुछ सोचते हुए बोली, अगर मैं डिनर पर जाती हूँ आपके साथ, तो आप बिना बुरा माने इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देंगे। भविष्य में मुझे और मेरे डैड को तंग नहीं करेंगे। रूपाली ने महसूस किया उसकी बात से देवांश के चेहरे पर दुख उभर आया था। देवांश को दुख हुआ, लेकिन गलती उसकी ही थी, और अगर पहले रूपाली ने इनकार किया होता तो वो भट्ट परिवार की जिंदगी बर्बाद कर ही देता। रूपाली देवांश को दुखी देख एकदम से बोली, हम भले ही शादी नहीं कर रहे हैं, अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे। देवांश अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, मैं तुम्हें डिनर के लिए लेने आऊंगा, ठीक 7 बजे तुम्हारे घर। रूपाली बोली, 7 बजे थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? देवांश दूसरी तरफ देखते हुए बोला, रास्ते में बहुत भीड़ होती है, बेकार जाम में फंस गए तो देर होती चली जाएगी। रूपाली बोली, ठीक है, मैं समय से तैयार हो जाऊंगी। देवांश चला गया और थोड़ी देर बाद राधिका भी आ गई। रूपाली माँ के आते ही तुरंत घर के लिए निकल गई। घर पर सुमन उसे देखते ही बोली, आज जल्दी कैसे आ गई? रूपाली सोफे पर बैठते हुए बोली, देवांश जी मुझे डिनर पर ले जा रहे हैं। सुमन खुश होते हुए बोली, वाओ हाउ रोमांटिक। रूपाली मुंह बनाते हुए बोली, कोई रोमांटिक नहीं है, वो मैंने उन्हें कह दिया कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, तो वो बोले ठीक है, एंगेजमेंट खत्म करने से पहले एक बार डिनर पर चलते हैं। सुमन ने कुछ सोचते हुए पूछा, तूने शादी से मना कर दिया और वो आराम से मान गया? रूपाली लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी, क्या रिएक्शन लेंगे। दुखी लग रहे थे, पहले की तरह गुस्से में नहीं बोले और मान गए। मैंने साफ पूछ भी दिया, बाद में तंग तो नहीं करेंगे। वो हर्ट लगे इस बात को सुनकर। सुमन अविश्वास से रूपाली को देखते हुए बोली, अच्छा अजीब बात है, इतनी आसानी से मान गए, इसका मतलब वो बदल गए हैं तेरे लिए, तेरे कारण। उनके मन में तेरे लिए फीलिंग्स है और तू उन्हें इस तरह छोड़ देगी, ये सही नहीं है। रूपाली बोली, मेरे मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इस तरह की शादी में दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुमन उसको समझाते हुए बोली, फीलिंग्स इसलिए नहीं है, तूने कभी इस नजर से देखा नहीं, कितने हैंडसम और मैनली हैं। शुरुआत ही इस रिश्ते की गड़बड़ थी, इसलिए तेरे मन में उनकी प्रति गुस्सा था। पहला मौका मिलते ही तूने अपने आप को आजाद कर लिया। रूपाली उदास से भरे स्वर में बोली, हाँ तो ये मौका मैं क्यों छोड़ देती, फिर मुझे अपने पेरेंट्स की भी चिंता है। सुमन बोली, दिन में आंटी बता रही थी देवांश अंकल जी का सारा मेडिकल का खर्चा ऑफिस से भरने की बात कर रहा है, कंपनी के बजट में मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ा रहा है। तू पागल है जो इतने चाहने वाले को ठुकरा रही है। रूपाली सोचते हुए बोली, हो सकता है ये सब उनका नाटक हो, स्थिति समझते उन्हें देर नहीं लगी होगी कि अब मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकते। आदत वालों की आदत नहीं जाती है, धौंस से अपना काम करवाते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। सुमन बोली, जब तू इतना नापसंद करती है देवांश जी को, तो डिनर के लिए क्यों जा रही है? रूपाली बोली, नहीं जाती, लेकिन मैं चाहती हूँ उनसे अलग फ्रेंडली टर्म्स पर हो। किसी भी भीड़ वाले रेस्टोरेंट में 1-2 घंटे साथ बैठकर खाना खा लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। सुमन बोली, ठीक है, अब तू बिना किसी दबाव के उनको ध्यान से देखना, हो सकता है तुझे कुछ अच्छा नजर आए और तुझे वो अच्छे लगने लगे। रूपाली हंसते हुए बोली, तू दिन में सपने देख, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं कैसे देवांश जी से ये बात बोल पाऊंगी, लेकिन बहुत रिलीफ महसूस कर रही हूँ। चल, वो आने वाले होंगे, मैं तैयार हो जाती हूँ। रूपाली नहाकर और सिर धोकर जब बाहर आई तो सुमन उसके कपड़े देखने में लगी थी। उसको देखते ही बोली, तुझे कुछ स्मार्ट सी सुंदर सी ड्रेस पहनकर जाना चाहिए। रूपाली आश्चर्य से बोली, पागल है, इतना सजने को क्या हुआ है, सिंपल सी जीन्स और टी-शर्ट निकाल दे। सुमन झल्ला कर बोली, जिंदगी में पहली बार डेट पर जा रही है,
अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये ब्लैक ड्रेस तूने कब से नहीं पहनी है? मेरे बर्थडे पर पहनी थी। रूपाली हामी भरते हुए बोली। हाँ, उसके बाद कोई मौका ही नहीं पड़ा, लेकिन आज मैं ये बिल्कुल नहीं पहनूंगी। कुछ सेलिब्रेट करने नहीं जा रही हूँ, बस एक टेंशन कम हो जाएगी इसलिए जा रही हूँ। डैड अस्पताल में है, कहाँ मन करता है ऐसे सब कहीं जाने का। सुमन बोली। अंकल ठीक है, अब जा रही है तो ढंग से जा, नहीं तो कुछ पुराना सा फटा सा पहन जा। देवांश जी कितने महान है, सड़क पर बैठी भिखारन को ले आए इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने। रूपाली हंसते हुए बोली। कुछ भी बोलती है, फटा हुआ क्यों पहनकर जाऊंगी? सुमन मुंह बनाते हुए बोली। अरे रेस्टोरेंट के हिसाब से तो पहनकर जाएगी। पता चला आखिर में जो हाथ धोने का बाउल आता है, लोग उसमें तेरे लिए सिक्का डालकर जा रहे हैं। रूपाली हंसे जा रही थी। ठीक है, फिर उन सिक्कों से हम दोनों बाद में आइसक्रीम खाने चलेंगे। तुझे तो बस कुछ भी बोलना होता है। बता मेरी माँ, बता मैं क्या पहन कर जाऊँ? अब तो इज्जत का सवाल हो गया है। रूपाली तैयार ही हुई थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। वो झुंझुलाकर सुमन से बोली। पता नहीं देवांश जी को इतनी जल्दी क्यों हो रही है। 7:30 बजे तक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाएंगे, इतना अजीब लगेगा? कोई नहीं होगा, 8:30 बजे तक आते तो ठीक रहता। रूपाली ने जब दरवाजा खोला तो देवांश को देखकर दंग रह गई। सूट में देवांश गजब लग रहा था। उसे लगा सुमन सही कह रही थी। अगर किसी दूसरी परिस्थिति में मिले होते तो शायद वो देखते ही देवांश की दीवानी हो जाती। उधर देवांश रूपाली को देख अवाक रह गया। हर बार जब भी उसको देखता और अधिक सुंदर दिखती है। उसे नजरअंदाज करना चाहा अशांत कर देने वाली संवेदना को, जो उसे रूपाली को देखकर हो रही थी। क्यों इतनी सुंदर है वो? उसका दिल ही धड़कना भूल जाता है उसे देखकर। तो रूपाली को ही बोलना पड़ा। चले या यहीं खड़े रहने का इरादा है? इतनी जल्दी जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? बहुत दूर है क्या? देवांश गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला। चलो तो, आज तुम्हें पसंद का खाना खिलाऊंगा। रूपाली गाड़ी में बैठ गई। ऐसी ही हल्की ठंडक और हल्का सा म्यूजिक। वो सिर टिकाकर आराम से बैठ गई। उसे एहसास नहीं था कि वो इतनी थकी हुई थी। उसको झपकी लग गई। देवांश उसे कनकियों से देख रहा था। उसे इत्मीनान से सोता देख उसे बड़ी शांति मिली। थोड़ी देर बाद रूपाली की आंख खुली तो देवांश से बोली। सॉरी, आंख लग गई। थक गई थी लोगों को अटेंड करते करते अस्पताल में। देवांश मुस्कुराते हुए बोला। कोई बात नहीं। रूपाली बाहर देखते हुए बोली। बहुत तेज हवा चल रही है, लगता है आंधी आएगी। हम अभी तक पहुंचे नहीं, बाहर बिल्कुल अंधेरा था, लग रहा था शहर से बाहर आ गए हैं। रूपाली आश्चर्य से बोली। ये हम कहाँ जा रहे हैं? शहर से बाहर है क्या कोई जगह? देवांश सड़क पर नजर जमाए बोला। हाँ, शहर से थोड़ा दूर है। रूपाली सहम गई। वो सख्त आवाज में बोली। शहर में तो बहुत रेस्टोरेंट है, कहीं भी खा लेते। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? आप गाड़ी मोड़िए और मुझे घर छोड़ दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। देवांश बोला। परेशान मत हो, हम पहुंचने वाले हैं। रूपाली गुस्से भरी आवाज में बोली। देवांश जी, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? शहर के बाहर वीरानी में ले जाने की क्या जरूरत है? देवांश बोला। जगह के बारे में कुछ निश्चित नहीं हुआ है, मैंने अपने अनुसार चयन किया है। रूपाली की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो डरी हुई आवाज में बोली। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे किडनैप नहीं कर सकते। उसकी दहशत बढ़ती जा रही थी। वो थूक गटकते हुए सोच रही थी, वो कितनी बड़ी बेवकूफ है। उसने देवांश पर विश्वास कैसे कर लिया? देवांश रूपाली का सफेद पड़ता चेहरा देख दुखी हुआ। वो जानता था वो जो कर रहा है वो बहुत बड़ी गलती है, अपराध है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वो रूपाली को बिना कोशिश किए अपनी जिंदगी से जाने नहीं दे सकता था। सुगंधा से बात करने के बाद उसने निश्चय किया था वो अपनी इच्छा रूपाली पर नहीं थोपेगा, लेकिन रूपाली तो बिल्कुल उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वो एक बार कोशिश अवश्य करेगा, एक बार क्यों मरते दम तक करेगा। वो कैसे भूल सकता है रूपाली की बड़ी बड़ी आंखों की मासूमियत, सब कुछ भुला देने वाली मुस्कुराहट, झरने जैसी खनकती हंसी। ये सब सोचकर उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसते जा रहे थे। उसकी परफ्यूम की सुगंध उसे मदहोश कर रही थी। वो उससे जितनी बार मिलता उसकी चाहत उतनी बढ़ती जा रही थी। एक पुरुष एक स्त्री को जिस हद तक चाह सकता है वो उस सीमा तक पहुंच चुका था। रूपाली के बिना उसकी जिंदगी नरक हो जाएगी। उससे रूपाली को विश्वास दिलाना होगा वो एक दूसरे के लिए बने हैं। देवांश जानता था उसने रूपाली रही, लेकिन उसे ये मौका लेना पड़ेगा। तभी रूपाली ने बेबसी और मायूसी से देवांश की तरफ देखा। माँ और सुमन गलत है, देवांश कभी नहीं बदल सकता। अति आत्मविश्वासी और अपनी चलाने वाला रहेगा।
वो बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी और खुद में बड़बड़ा रही थी। ना जाने देवांश ने क्या योजना बना रखी है, क्या चाहता है। उसने कैसे मान लिया वो इतनी आसानी से हार मान लेगा। इतनी जल्दी सब पर विश्वास करने की आदत, उसे भारी नुकसान भरना पड़ेगा। उसको 1-2 दिन बाद मना करना चाहिए था। डैड घर आ जाते तब उसे अपनी बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उसे लगने लगा था उसे जल्द ही देवांश के आसपास होने की आदत पड़ जाएगी। देवांश हर काम की जिम्मेदारी लेकर तुरंत अंजाम दे देता था। इससे पहले वो उस पर निर्भर होने लगती। उसने देवांश के पास बने रहने की वजह को खत्म करना चाहा। रूपाली ने एक और कोशिश की और बोली, जल्दी सब लोग मुझे मिस करेंगे और सोचेंगे मैं कहाँ हूँ। देवांश टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी मम्मी सोचेगी तुम घर पर हो और सुमन को पता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो चिंता नहीं करेगी। रूपाली को लगा देवांश सही कह रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा, रूपाली गायब है। अब रूपाली को अपने पर इतना गुस्सा आ रहा था, वो स्वयं पर ही जोरों से चिल्लाने लगी, कितनी बेवकूफ है, तूने कैसे विश्वास कर लिया इस इंसान पर जो। फिर उसने देवांश से कठोर स्वर में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं। देवांश को लगा अब सच बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोला, मेरे फार्म हाउस है यहाँ, वहाँ जा रहे हैं। रूपाली ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। फिर इस बियाबान में गाड़ी से उतरकर जाती भी कहा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था इस समय वो कहाँ थे। रुआ से स्वर में बोली, आपका फार्म हाउस भी है, मुझे नहीं पता था। तो देवांश उदास स्वर में बोला, तुम मेरे बारे में जानती ही कितना हो और कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। रूपाली की आंखों में इससे पहले कि आंसू बह जाते उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर धीरे से बुदबुदाई, क्यों कर रहे हैं आप ये सब। देवांश गंभीरता से बोला, क्योंकि तुम मुझे समझना नहीं चाहती हो, मेरी बात सुनना नहीं चाहती हो। रूपाली लंबी सांस लेते हुए बोली, इस तरह बंधक बनाकर समझाएंगे और सुनाएंगे अपनी बात। देवांश गंभीरता से बोला, मैं तुम्हें बंधक नहीं बना रहा हूँ रूपाली, बस एकांत में ले जाकर अपनी बात कहना चाहता हूँ। रूपाली गुस्से से बोली, हर काम जबरदस्ती से करवाने की क्या आदत है। पहले सगाई जबरदस्ती से की और अब अपनी बात सुनाने की जिद है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देवांश को भी गुस्सा आने लगा था। वो बोला, मैं ऐसा कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। रूपाली भी गुस्से से बोली, मुझे घर लेकर चलिए, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, आपकी जिंदगी को नरक बना दूंगी। देवांश तीखी आवाज में बोला, तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। जिस दिन से तुम्हें देखा है मेरे सुख चैन सब खत्म हो गया है। हर वक्त तुम्हारा ख्याल रहता है और तुमने एकदम से कह दिया मुझसे शादी नहीं करनी, एक मौका भी नहीं दिया। रूपाली को लगा देवांश से बहस करने का कोई फायदा नहीं। गुस्से में आकर वो क्या कर बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, वो भाग भी नहीं सकती। वो चुपचाप बैठ गई। तभी देवांश ने एक बड़े से दरवाजे के आगे गाड़ी रोकी तो तुरंत चौकीदार ने आकर दरवाजा खोल दिया। फिर एक घर के आगे देवांश ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उतरकर उसने रूपाली की तरफ का दरवाजा खोला और उसके उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। रूपाली अपनी जगह से हिली नहीं और गुस्से में बोली, इस हरकत से कोई फायदा नहीं होने वाला। देवांश धीमे स्वर में बोला, अंदर चलो। रूपाली उसको घूरते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी। देवांश के चेहरे पर थकान स्पष्ट झलक रही थी। वो सख्त लहजे में बोला, देवांश के चेहरे पर थकान स्पष्ट झलक रही थी। वो सख्त लहजे में बोला, रूपाली जिद मत करो, नहीं तो मुझे तुम्हें उठा कर ले जाना पड़ेगा। रूपाली हतप्रभ सी उसे देख रही थी। वो फिर जोर देकर बोला, चलो रूपाली, इतनी तेज हवा चल रही है, कोई पेड़ गिर गया तो। रूपाली देवांश की बात काटते हुए बोली, अच्छा है ना, गिर जाए, यही मर जाऊं, इससे अच्छा और क्या होगा। देवांश उसे घूर कर दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हें इतनी दूर इसलिए नहीं लाया कि तुम पेड़ के नीचे दबकर मर जाओ। चलो चुपचाप अंदर चलो। जब रूपाली नहीं उतरी तो देवांश ने जोर लगाकर कहा, प्लीज। इस एक शब्द में ना जाने कितना आग्रह और बेबसी थी कि रूपाली गाड़ी से बाहर आ गई। रूपाली और देवांश के टेबल पर बैठते ही देवांश का सहायक सूप और स्नैक्स रख गया। रूपाली को खाद्य सामग्री देखते ही तेज भूख का एहसास हुआ। उसे याद आया उसने सुबह के नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया था। देवांश ने जब कैंटीन चलने को कहा था वो टाल गई थी। घर पहुंचकर भी उसने कुछ नहीं खाया था। सूप के साथ आधे से ज्यादा स्नैक्स खा गई। उसे लगा देवांश उसे भुक्कड़ समझेगा, लेकिन फिर लगा उसे क्या फर्क पड़ेगा, वो क्या सोचता है। वैसे भी वो संकट में थी और ये सब बातें मायने नहीं रखती थी। फिर खा पीकर वो बोली, मेरा पेट भर गया, खाना खाने की गुंजाइश नहीं है।
अब मुझे घर छोड़ाइए। देवांश चुपचाप सूप पीता रहा तो रूपाली गुस्से में बोली, आपके पास पैसा है तो आप मनमर्जी चलाएंगे, किसी को भी उठा लाएंगे। देवांश ने रूपाली को घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में तूफान नजर आ रहा था। वो तिलमिलाकर बोली, किसी को नहीं, केवल तुम्हें उठाकर लाया हूँ। रूपाली बोली, आपको कोई हक नहीं है ऐसा करने का। देवांश सूप खत्म करते हुए बोला, हाँ नहीं है, लेकिन तुमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। तुमने एकदम से रिश्ता तोड़ दिया, आगे मिलने का कोई रास्ता ही नहीं था। मैं तुम्हें केयर करता हूँ, क्या ये वजह काफी नहीं है मेरी बात सुनने के लिए? उसके बाद जो तुम निर्णय लोगी मुझे मंजूर होगा। रूपाली के पास कोई विकल्प नहीं था। वो बोली, ओके बोलिए। तभी देवांश का सहायक झूठे बर्तन उठाने आया और पूछा, खाना कितनी देर में लगाना है? देवांश बोला, जब खाना होगा बता दूंगा। मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब तुम्हारी सुंदरता के कारण आकर्षित हुआ था। ये सच है। मॉम की डेथ के बाद मैं बहुत टूट गया था। डैड खुद सहारा ढूंढ रहे थे और मैं उनसे सपोर्ट चाहता था। बहुत इनसिक्योर और लोनली पड़ गया था। रिश्ते से विश्वास उठ गया था। सोचता था सब स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं। लेकिन जब तुम्हारी फैमिली को देखा तब उस प्रेम का एहसास हुआ जो फैमिली को कंप्लीट करती है। जब मॉम ठीक थी तब हम कितने प्यार से रहते थे। वो दिन याद आ गए जो मैंने अपने सीने में दफन कर दिए थे। अंदर तक भीग गया उस प्रेम में। मैं तुम्हारे साथ ऐसी ही फैमिली की कल्पना करने लगा हूँ। फिर देवांश कुछ देर के लिए खामोश हो गया और रूपाली का मन ये सुनकर दुखी हुआ। उसने देवांश के अकेलेपन के बारे में कभी सोचा नहीं था। पिछले कितने सालों से वो बस पैसा कमाने की दौड़ में शामिल था। करीबी कोई नहीं था जिससे वो अपनी सफलताएं और खुशियां बांट सके। उसकी आवाज में उदासी और चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था। तभी देवांश आगे बोलने लगा, जैसे जैसे तुम्हें जानने लगा समझ गया तुम्हारे लिए इंसान और रिश्तों की बहुत अहमियत है। थक गया हूँ भागते भागते। डर लगता है कहीं हार गया, असफल हो गया तो क्या होगा। तुम्हारी आंखों में अंकल आंटी और अपने दोस्तों के लिए इतना प्यार देखता हूँ तो लगता है सब असफल। जब असफल होके थक कर तुम्हारे पास आऊंगा तब भी तुम मुझे अपनी बाहों में हमेशा की तरह भर लोगी। देवांश फिर चुप हो गया और सिर झुकाकर बैठ गया। रूपाली उसे आश्चर्य से देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था देवांश इतनी गहराई से सोचता है। उसके दिल में इतना कुछ भरा है। उसे तो वो एक अति आत्मविश्वासी, घमंडी और पैसे के पीछे पागल इंसान लगा था। रूपाली की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला तो देवांश ने फिर बोलना शुरू कर दिया, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है और इस बात पर तो बिल्कुल यकीन नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन यकीन मानो, मैं तुम्हें उस हद तक प्रेम करता हूँ जिस हद तक एक पुरुष एक स्त्री को कर सकता है। जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते शादी नहीं हो सकती। 15-20 दिन आगे का मुहूर्त निकाल लेंगे, लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। देवांश रूपाली की तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देख रहा था। रूपाली ने पूछा, क्या चाहते हो? उसके दिमाग में एक बात आई, अभी हाँ करने में कोई बुराई नहीं है, यहाँ से शायद निकल जाऊं। देवांश बोला, बहुत सोच समझ कर वादा करना। कभी यहाँ से निकलने के लिए या मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए अभी हाँ कर दो, बाद में घर पहुंचकर मुकर जाओ। तुमसे मिलने के बाद मैंने अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश की है। अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना शुरू किया है। रूपाली आश्चर्य से देवांश का मुंह देखती रह गई। उसे कैसे पता चला वो क्या सोच रही है? उसने हाँ में सिर हिला दिया। देवांश उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, मुझे बस 3 मौके दो, 4-5 घंटे मेरे साथ बिताओ। स्थान और समय तुम अपनी सहूलियत से डिसाइड कर लेना। अगर तुम्हें फिर भी लगता है तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। देवांश के चेहरे पर बहुत उम्मीद और ईमानदारी थी। लग रहा था वो दिल से ये सब बातें कर रहा था। आंखों में वशीपना नहीं था जो रूपाली 1-1.5 साल पहले किसी और की आंखों में देख चुकी थी। सोचकर आज भी सिहर जाती है। उसको चुप देख देवांश ने फिर कोशिश की, मैं एक कदम भी आगे अपनी तरफ से नहीं बढ़ाऊंगा, तुम जितना चाहोगी उतनी दूरी बनाकर रखूंगा। रूपाली बीच में टोकते हुए बोली, बस बस रहने दीजिए और कन्विंस मत कीजिए, मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। देवांश ने राहत की सांस ली। कितनी शिद्दत से मोहब्बत करने लगा है रूपाली से। कहने को तो कह दिया, उसके मना करने पर भी कभी उसकी जिंदगी में नहीं आएगा, लेकिन अपने दिल से कैसे निकालेगा उसे? जब भी कोई सुख दुख का मौका होगा वो याद आएगी। हर वक्त लगेगा जैसे वो सामने खड़ी है, लेकिन अभी सोचने से क्या लाभ। वो मुस्कुराते हुए कुर्सी पर पीछे टिक गया और बोला, खाना लगाने को बोल दूं? तो रूपाली ने हाँ में सिर हिला दिया।
उसे लग रहा था वो नहीं खा पाएगी, लेकिन अपनी मन पसंदीदा दाल मखनी और शाही पनीर देखकर उसे फिर भूख लगने लगी। वो इत्मीनान से खा रही थी तो देवांश बोला, उस दिन रेस्टोरेंट में तुमने कुछ नहीं खाया था, मुझे लगा तुम भी और लड़कियों की तरह डाइटिंग के चक्कर में रहती हो। रूपाली हंसते हुए बोली, वहां पता नहीं कैसा गिलगिला खाना था, मुझसे नहीं खाया गया जबकि इतनी भूख लग रही थी। देवांश आश्चर्य से बोला, अच्छा तो तुमने बोला क्यों नहीं, हम किसी और जगह खाने चलते। रूपाली संकोच में बोली, कैसे बोलती, तब तो आप बिल्कुल तने हुए, हर समय गुस्से में नजर आते थे। देवांश बोला, इसलिए तो कह रहा हूँ मैं बदल रहा हूँ, मुझे बदलने में मदद करो रूपाली। रूपाली बात बदलते हुए बोली, वाह कितना टेस्टी खाना बना है, मजा आ गया खाने में। देवांश उसे भर पेट खाता देख बोला, तुम अपने आप को इतना दुबला रखने के लिए क्या करती हो। रूपाली झेपते हुए बोली, ज्यादा खा रही हूँ क्या, मैं घर के काम बहुत करती हूँ, कोशिश करती हूँ मम्मी डैड को कम से कम काम करना पड़े, शायद इसलिए मेंटेन रहती हूँ। आप क्या करते हैं। देवांश बोला, सुबह जॉगिंग जाता हूँ, घर में एक छोटा सा जिम खोल रखा है, जब समय मिलता है वर्कआउट कर लेता हूँ। रूपाली के मन में जिज्ञासा हो रही थी कि देवांश की बॉडी कैसी होगी, सिक्स पैक, डोले शोले। फिर उसने अपना ध्यान देवांश के चेहरे पर केंद्रित किया। देवांश उस समय बिल्कुल शांत और सहज लग रहा था, उसका ध्यान अपने खाने पर था, अपनी उम्र से कम और आकर्षित लग रहा था। रूपाली को लगा कोई शक नहीं, धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ सकती है। खाना खाकर देवांश रूपाली के साथ बाहर बरामदे में आकर बैठ गया। उसके सहायक ने 2 कप कॉफी वहीं पर लाकर रख दी। कॉफी पीते हुए रूपाली ने अपने चारों तरफ नजर डाली। अंधेरे में बहुत तो नहीं दिख रहा था, लेकिन चारों तरफ हरियाली होगी ये समझ आ रहा था। बरामदे में भी खूबसूरत फूलों के गमले थे, एक तरफ झूला पड़ा था। रूपाली प्रभावित होकर बोली, बहुत सुंदर लग रहा है, समय मिलता है आपको यहाँ आने का। देवांश बोला, जब काम से उब जाता हूँ, लगता है अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो 1-2 दिन के लिए आता हूँ, तब ना कोई फोन ना किसी इंसान से कनेक्ट करता हूँ। रूपाली ने आश्चर्य से पूछा, कोई दोस्त नहीं है। देवांश बाहर देखते हुए बोला, 3-4 हॉस्टल में बने थे, सब मेरी तरह वर्कोहॉलिक हैं, अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तब से बस 2-3 बार ही मिल पाया हूँ। फिर देवांश बाहर देखता हुआ बोला, हवा तेज हो रही है, निकलना चाहिए, इससे पहले कि मौसम और खराब हो जाए। तो रूपाली उठ खड़ी हुई। रास्ता बहुत आराम से कटा, हल्का संगीत चल रहा था गाड़ी में और दोनों खामोशी से एक दूसरे के साथ को महसूस कर रहे थे। रूपाली का घर आया तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वो जल्दी से उतरी और भागकर घर के दरवाजे तक पहुंच गई। फिर सीढ़ी पर खड़े होकर उसने देवांश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बाय करने के लिए हाथ हिलाया। देवांश का मन प्रफुल्लित हो गया। अगले 2-3 दिन सामान्य बीते। देवांश ऑफिस आते जाते, अस्पताल थोड़ी देर के लिए आता और कुशलता पूछकर चला जाता। जवाहर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, वो बेहतर महसूस कर रहा था। अब उसे आराम और दवाई की आवश्यकता थी। इधर देवांश इंतजार कर रहा था रूपाली के फोन का। 2-3 दिन बीत गए, अस्पताल से छुट्टी मिले, लेकिन रूपाली ने अपने वादे के अनुसार कोई कार्यक्रम नहीं बनाया था। तो उसने निश्चय किया शाम को ऑफिस से लौटते वक्त जवाहर को देखने के बहाने घर जाएगा। अगले दिन रविवार है, रूपाली को कहीं चलने को कहेगा। लेकिन जब वो रूपाली के घर पहुंचा तो बहुत शांति थी। जवाहर कमरे में आराम कर रहा था और राधिका खाना बना रही थी। रूपाली कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसको देखते ही राधिका खुश होते हुए बोली, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, खाना बना रही हूँ, खा कर जाना। देवांश ने कहा, नहीं फिर कभी। रूपाली कहाँ है? राधिका बोली, पास ही बाजार गई है, कल गणेश जी के मंदिर जाएगी, इसलिए कुछ पूजा की सामग्री लेने गई है। तभी रूपाली आ गई और देवांश को मुस्कुराते हुए उसने हेलो बोला। देवांश ने शिकायती के स्वर में कहा, तुमने 2-3 दिन से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? रूपाली उसका मतलब समझते हुए बोली, सॉरी बिल्कुल टाइम नहीं मिला, कल भी मुझे विनायक मंदिर जाना है, 6-7 घंटे लग जाएंगे। देवांश बोला, वो तो बहुत दूर है, आने जाने में 5 घंटे लग जाएंगे, कैसे जाओगी? रूपाली बोली, अभी मौसी को फोन करके पूछती हूँ, अमन या नमन भाई फ्री होंगे तो उनके साथ बस में जाऊंगी। देवांश बोला, उन्हें फोन मत करो, मैं चलता हूँ, कल सुबह 6 बजे मैं आ जाऊंगा। रूपाली खुश होते हुए बोली, ये ठीक रहेगा, वादे के अनुसार पहला मौका यही हो जाएगा। इतनी देर में राधिका रसोई से बाहर आ गई और बोली, बेटा आपने इतना किया हमारे लिए, आज खाना खाकर ही जाना, कुछ खास नहीं बनाया है लेकिन थोड़ा सा खा लीजिए। रूपाली के साथ कुछ और समय बिताने को मिलेगा सोचकर देवांश ने हाँ कर दिया। राधिका फिर रसोई में चली गई।
सोचा पहली बार खाना खाएगा, एक दो डिश और बना लेती हूँ। देवांश 10 मिनट जवाहर के पास बैठा, फिर रूपाली से ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करता रहा। अगले दिन गाड़ी में बैठे हुए 1 घंटा बीत गया, समय का पता नहीं चला। रूपाली ने महसूस किया कि वो देवांश के साथ सहज महसूस करने लगी थी और हल्की ठंडी हवा उसकी बालों में अटखेलियां कर रही थी। वो शहर से बाहर आ गए थे। चारों तरफ लहराते खेत और सड़कों के दोनों ओर पेड़, नजारा खूबसूरत था। एक जगह देवांश ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। रूपाली ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा तो वो 1 मिनट कहकर गाड़ी से उतरा और पीछे रखे सामान में से एक टिफिन निकाल लाया। रूपाली की तरफ का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। रूपाली भी गाड़ी से उतरकर बाहर आ गई। देवांश टिफिन खोलते हुए बोला, रास्ते के लिए बनवाया था। मुझे समझ आ गया तुम्हें बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं है। रूपाली ने हंसते हुए कहा, बहुत जल्दी मुझे समझने लगे हो। देवांश बोला, कोशिश कर रहा हूँ। फिर रूपाली की नजर सरसों की फसल पर पड़ी। पीली बिछी हुई चादर देख वो खोई हुई सी बोली, बहुत सुंदर है ना। देवांश की नजर रूपाली पर थी। सुबह की रोशनी में उसके दमकते चेहरे की लालिमा में खोया वो फुसफुसाया, हाँ बहुत सुंदर है। अपने कानों के इतने करीब से आवाज सुनकर रूपाली ने चेहरा देवांश की तरफ घुमाया तो पाया उसका चेहरा बिल्कुल उसके निकट था। उसकी आंखों में बेहिसाब चाहत और चेहरे पर भावनाएं रूपाली के दिल को छू गई। उसे लगा वो भी उसकी चाहत में डूबती जा रही है। उससे मोहब्बत करना इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन दिल से आवाज आई, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी पर विश्वास करने में। पहले भी धोखा खा चुकी हूँ। कितना मासूम समझा था उसे और वो क्या निकला। इधर देवांश की आंखें अब भी रूपाली के चेहरे पर अपनी चाहत का प्रतिबिंब खोज रही थी। उसने गहरी भावुक आवाज में कहा, तुम मानो या ना मानो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। उसकी आवाज रूपाली के रोम रोम को छू गई। रूपाली की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा जिस तरह देवांश धीरे धीरे आगे आता जा रहा है, उसको किस करने वाला है, तो वो अपनी जगह चढ़वत हो गई, हिल नहीं पा रही थी। उसके होंठों के एकदम करीब आकर देवांश रुक गया। जैसे होश में आया तो तुरंत पीछे हटता हुआ कहा, जल्दी सैंडविच खा लो फिर चलते हैं। रूपाली को भी संभलने में कुछ देर लगी। भूख नहीं थी, लेकिन कुछ करने के लिए उसने एक सैंडविच उठाकर खा लिया। फिर मंदिर में पंडित के द्वारा रूपाली के साथ बैठकर पूजा करने में देवांश को सुकून मिला। कितने सालों बाद वो मंदिर आया था और पूजा की थी। उसे लग रहा था उसकी जिंदगी बदल रही है। मंदिर के पास सचे बाजार से रूपाली ने कुछ भगवान की तस्वीरें ली और वो बोली, इसे डैड के सिरहाने रखूंगी, भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। लेकिन अचानक भीड़ में कुछ देखकर वो असहज हो गई और बोली, चलिए जल्दी चलते हैं। देवांश ने कहा भी, कुछ खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। रूपाली घबराए और उखड़े स्वर में बोली, नहीं वो सैंडविच खा लेंगे, मम्मी ने भी कुछ पूरियां और आलू की सब्जी पैक कर दी है, रास्ते में वो भी खा लेंगे। देवांश को रूपाली का व्यवहार समझ नहीं आया, लेकिन उसने तुरंत गाड़ी चालू की और चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे लगा रूपाली कुछ सामान्य हुई है। फिर रास्ते भर वो हंसती बोलती रही। देवांश का मन बहुत प्रफुल्लित था। रूपाली के साथ दिन बहुत अच्छा बीता था और उसने सोचा उसे बस अपने आप पर और नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। ना जाने उसके निकट होने पर वो क्यों ऐसे बहक जाता है। अगर समय पर भी नहीं संभलता तो उसे किस कर ही देता और वो गुस्सा हो जाती और मनाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन बाजार में उसका व्यवहार कुछ अजीब लगा। एकदम से इतनी विचलित क्यों हो गई? कुछ बात तो थी जो वो एकदम से परेशान हो गई, लेकिन वो जानता था इतनी जल्दी वो बताने वाली नहीं है। अभी उसे प्रेम ही नहीं हुआ तो विश्वास कहाँ से होगा। लेकिन कुछ पिघल रही है, इसमें कोई शक नहीं था। बस उसे धैर्य रखना होगा। वहीं रूपाली देवांश के सामने तो कुछ देर बाद सामान्य व्यवहार करने लगी थी, लेकिन घर पहुंचते ही फिर बेचैनी ने उसे घेर लिया। जब बेचैनी बढ़ने लगी तो उसने रेखा को फोन किया और घर आने को कहा। रेखा अपने साथ सुमन को भी ले आई। तीनों उसके कमरे में बैठ बातें करने लगे। रेखा ने चिंतित स्वर में पूछा, बता इतनी टेंशन में क्यों थी? रूपाली परेशान स्वर में बोली, आज विनायक मंदिर गई थी, वहाँ बाजार में वो खड़ा था। सुमन चौंकते हुए बोली, कौन? अमरजीत? रूपाली सिहर गई और हाँ में सिर हिला दिया। रेखा भी चौंकते हुए बोली, तू पागल हो गई है, ऐसे ही वहम हुआ होगा। रूपाली सहमी सी बोली, हो सकता है, लगा भीड़ में वो खड़ा है, एकदम से डर गई, दोबारा देखा तो कोई नजर नहीं आया। सुमन बोली, अच्छा, जब सब अच्छा हो रहा है तो उस भयानक किस्से को बुरा सपना समझ भूल जा।
तभी अमन कमरे में प्रवेश करता हुआ बोला, क्या हुआ, क्यों ऐसे मुंह लटकाकर बैठी हो तीनों? रेखा झुंझलाकर बोली, तुझे क्या, हमारे पास गहन चिंता के विषय हैं। तू बता, तू क्या करने आया है? अमन रूपाली से बोला, सुन, तू अपने हीरो से कहना कुछ पासेस का इंतजाम कर दे। 2 दिन बाद स्टेडियम में लेजर शो है, बहुत मस्त होगा। सुमन बोली, क्यों, टिकट नहीं मिल रही है क्या? अमन बोला, पता नहीं मिल रहे हैं या खत्म हो गए, लेकिन बहुत महंगी है। तो रूपाली सकुचित स्वर में बोली, मैं कैसे मांग सकती हूँ, न जाने क्या सोचेंगे। सुमन मुंह बनाते हुए बोली, खुश हो जाएगा, उसे उसकी रूपा रानी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। रूपाली शर्माते हुए बोली, कुछ भी, जरूरी है उनके पास पासेस हो। अमन बोला, ए ज्यादा उनको मत कर, उसकी कंपनी शो स्पॉन्सर कर रही है, उसके पास पासेस नहीं मिलेंगे तो किसके पास मिलेंगे? रूपाली शर्माते हुए बोली, मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह फेवर मांगना, मैं क्या बोलूंगी? सुमन झल्लाते हुए बोली, चल चल तू फोन मिला, वो हम बता देंगे तुझे क्या बोलना है। इतने पैसे वाला है, हमें भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए। रूपाली मुंह बनाते हुए बोली, मेरे पास तो देवांश जी का फोन नंबर तक नहीं है। तीनों एक साथ चीखे, क्या? फिर रेखा बोली, देवांश बेकार ही नहीं रोता, कैसी बेवकूफ पल्ले पड़ी है उसके, चल अंकल से लेकर आ नंबर। रूपाली की तीनों के आगे एक न चली और जवाहर से जाकर फोन नंबर मांगना पड़ा। रूपाली ने फोन मिलाया, उधर से देवांश की आवाज सुनते ही उसकी बोलती बंद हो गई। जब देवांश को हेलो बोलने पर कुछ जवाब नहीं मिला तो उसने जोर से कहा, कौन है, बोलते क्यों नहीं हो? तब रूपाली ने घबराते हुए कहा, मैं रूपाली हूँ। देवांश का स्वर एकदम से बदल गया, वो कोमल स्वर में बोला, हाँ रूपाली बोलो, कैसी हो? रूपाली झेंपते हुए बोली, जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो सुमन झल्लाकर बोली, क्या कैसे हैं लगा रखी है, कल ही तो मिले थे, मुद्दे की बात पर आ। तभी देवांश बोला, ये किसकी आवाज है, कोई पास बैठा है क्या? रूपाली झेंपते हुए बोली, हाँ सुमन है। फिर रेखा ने उसे जोर से हिलाया तो बोली, वो सब पूछ रही हैं परसों जो लेजर शो होने वाला है उसके पासेस हैं क्या आपके पास? देवांश हंसते हुए बोला, अच्छा तो इसलिए फोन आया है, मतलब जबरदस्ती मिलवाया गया है, मैंने तो सोचा था मेरी किस्मत खुल गई। रूपाली जल्दी से बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इन तीनों को जिद हो रही थी शो देखने की। देवांश धीरे से फुसफुसाया, और तुम्हारा मन नहीं है? रूपाली शर्माते हुए बोली, आपको परेशानी होगी तो रहने दीजिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। देवांश बोला, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं परसों तुम सबको शाम 7 बजे लेने आ जाऊंगा। तो सेकेंड डेट इसे ही मान लोगी क्या? रूपाली बोली, आपको ऐतराज ना हो तो। देवांश ऑफिस का काम कर रहा था इसलिए रखते हुए बोला, नहीं मुझे क्यों ऐतराज होगा, लेकिन थोड़ा निराश अवश्य था। वो अकेले समय बिताना चाहता था रूपाली के साथ, लेकिन फिर अपने आप को समझाया रूपाली के व्यक्तित्व के हर हिस्से को अपनाना है उसे। इधर अमन खुश होते हुए बोला, वाह यार मजा आ गया, क्या रईस ज्यादा पकड़ा है तूने, हर काम चुटकी में कर देता है। फिर कार्यक्रम के दिन तीनों 6 बजे ही रूपाली के घर आकर बैठ गए। रूपाली झुंझला कर बोली, इतनी जल्दी आ गए, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुई हूँ। रेखा हंसते हुए बोली, अमन को डर लग रहा था कि कहीं तुम दोनों हमें छोड़कर ना भाग जाओ। अमन झेपते हुए बोला, क्या पता चलता है प्रेमी प्रेमिकाओं का, कभी हमें कबाब में हड्डी समझकर चुपचाप निकल जाएं। कुछ देर में सब शो देखने पहुंच गए। शो शानदार था, चारों भारी उत्साह और एकाग्रता से उसका मजा ले रहे थे। उसका ध्यान रूपाली की तरफ था, उसकी चमकती आंखें और बाल सुलभ उत्साह देख सोच रहा था, सारी दुनिया देख चुका हूँ, अब दोबारा रूपाली की नजरों से देखूंगा तो बहुत सुंदर लगेगी। रूपाली ने उसको अपनी ओर देखते हुए देखा तो धीरे से हाथ मारते हुए बोली, इधर क्या देख रहे हो, सामने देखिए कितना सुंदर नजारा है। देवांश बोला, मेरा मन मैं कहीं भी देखूं? रूपाली शर्माते हुए बोली, इन तीनों ने मेरी खिंचाई करनी है बाद में, अब चुपचाप सामने मुंह कर लो। देवांश को उन तीनों की सादगी और मजाकिया स्वभाव अच्छा लगा। उसने सोचा शो के बाद उन तीनों से पीछा छुड़वा कर वो रूपाली को डिनर पर ले जाएगा, लेकिन उसे उन तीनों का साथ भी अच्छा लगा। चारों को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गया और हंसते बोलते शाम कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। इसके बाद रूपाली के दोस्तों को उतारते हुए वो रूपाली के घर पहुंचा तो उसने गाड़ी रोक दी। रूपाली उतरने लगी तो देवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, 10 मिनट रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या हो रही है?
रूपाली ठहर गई तो वो बोला, मजा आया ना? रूपाली ने नजरें उठाए बिना ही हाँ में सिर हिला दिया। देवांश की उंगलियां बहुत देर से मचल रही थी। रूपाली के चेहरे पर गिरती लटों को पीछे करने के लिए उसने धड़कते दिल से धीरे से उसके माथे पर से बाल हटाए तो रूपाली ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। देवांश बोला, शादी का एक मुहूर्त 20 दिन के बाद का निकल रहा है और एक 2 महीने बाद का। तुम्हें जो सही लगे वो फाइनल कर देते हैं। रूपाली सकुचाते हुए बोली, 2 महीने बाद वाला ठीक रहेगा और मैं मम्मी डैड से पूछकर पक्का बता दूंगी। सुनकर देवांश को निराशा हुई, लेकिन इस बारे में बोला कुछ नहीं। उसने पूछा, अगली बार कब और कहाँ मिलना है? रूपाली बोली, देखते हैं, 2 बार तो मिल ही लिए हैं। देवांश धीरे से बोला, परसों मैं सारा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, मेरा जन्मदिन है। रूपाली खुश होते हुए बोली, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस बार स्थान और समय आप डिसाइड कर लीजिए। देवांश बोला, ठीक है, मैं 11 बजे तुम्हें लेने आ जाऊंगा। रूपाली मान गई। अपने जन्मदिन पर वो समय से रूपाली के यहाँ पहुंच गया और देवांश ने गाड़ी में बैठे बैठे ही गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन रूपाली बाहर नहीं आई। मजबूरन उसे गाड़ी से उतरकर दरवाजे की घंटी बजानी पड़ी। रूपाली ने दरवाजा खोला तो उसके पीछे उसके 3 दोस्त भी खड़े थे। देवांश को देखते ही तीनों जोर से हैप्पी बर्थडे गाने लगे। फिर रूपाली उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई, जहाँ टेबल पर एक घर का बना केक रखा था। राधिका और जवाहर भी वहाँ बैठे थे। ये देखकर देवांश का मन भर गया। कई सालों बाद अपने जन्मदिन पर उसे इतना अपनापन मिला था। वहीं रूपाली के दोस्तों ने उसे एक बड़ा सा कोलाज दिया, जिसमें रूपाली की बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें थी। तभी सुमन बोली, हमने कल सारा दिन फोटो इकट्ठा करने और ये कोलाज बनाने में लगाया है, कैसा लगा आपको? देवांश बोला, इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है? मुझे रूपाली के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है इन फोटो को देखकर। तो रूपाली बोली, खबरदार जो मेरे बचपन की फोटो देखकर मजाक उड़ाया तो। कितनी मोटी थी मैं, लगता है सारा दिन मुझे मम्मी डैड खिलाते ही रहते थे। राधिका हंसते हुए बोली, तब तेरे खाने पीने के कोई नखरे नहीं थे, बहुत प्यारी लगती थी। देवांश को उत्सुकता रूपाली का तोहफा देखने की हो रही थी। उसने रूपाली का दिया हुआ एक छोटा सा पैकेट खोला और उसमें चांदी के गणेश जी थे। फिर रूपाली बोली, गणेश जी आपकी सदा रक्षा करेंगे। ये सुनकर राधिका बोली, बेटा, हम दोनों तो आपको आशीर्वाद ही दे सकते हैं, सदा खुश रहो। देवांश उनके पैर छूते हुए बोला, इससे बड़ा तोहफा तो और कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। वहीं राधिका ने नाश्ता बना रखा था, वो खाकर देवांश बोला, मैं सारा दिन रूपाली के साथ बिताना चाहता हूँ, आप दोनों को कोई ऐतराज ना हो तो? जवाहर बोले, नहीं बेटा, आज तो तुम्हारा बहुत खास दिन है, हमें कोई परेशानी नहीं है। फिर वो रूपाली के साथ निकल गया। रास्ते में देवांश ने रूपाली से पूछा, जानती हो कहाँ ले जा रहा हूँ? उसी फार्म हाउस पर, लेकिन आज तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा हूँ, तुम अपनी मर्जी से जा रही हो। रूपाली मुस्कुराते हुए बोली, इन कुछ दिनों में कितना कुछ बदल गया है। रूपाली को महसूस होने लगा था वो देवांश की दीवानी होती जा रही है। वो कल्पना करने लगी थी जब देवांश किस करेगा तो कैसा लगेगा। सोचकर ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। तभी देवांश गाड़ी चलाते हुए बोला, आज भी मौसम बारिश का हो रहा है। रूपाली खिड़की में से हाथ बाहर निकालते हुए बोली, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त मौसम हो रहा है। इसके बाद फार्म हाउस पहुंचकर गाड़ी खड़ी कर देवांश बोला, चलो पहले थोड़ा घूम लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे। चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे। प्राकृतिक नजारा अद्भुत था। जहां देवांश का फार्म हाउस खत्म हो रहा था, उसके आगे जंगल ही जंगल था। तभी कुछ बूंदें आसमान से गिरी। देवांश ने कहा, चलो, अगर भीगना नहीं है तो। दोनों भागने लगे, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद रूपाली हांफने लगी और रुक गई। तो देवांश मजाक बनाते हुए बोला, इतनी जल्दी थक गई? रूपाली ने कुछ जवाब नहीं दिया और तेज तेज सांसें लेने लगी। फिर देवांश ने उसे एक घने पेड़ के नीचे खींच लिया। गीली मिट्टी और फूलों की खुशबू से वातावरण मोहक हो रहा था। देवांश ने एक बांह के घेरे में उसे ले लिया और दूसरे हाथ से उसकी नाक पर पड़ी पानी की बूंदों को हटा दिया। वो पेड़ के सहारे टिक गया और रूपाली को दोनों बाहों में घेर लिया, अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। उसके बाल माथे पर आ गए थे और मोतियों की तरह पानी की बूंदें यहाँ वहाँ उसके बालों पर पड़ी थी। रूपाली ने नजरें देवांश के बालों से हटाकर उसकी आंखों में डाली तो समझ गई वो उसे किस करने वाला है। वहीं देवांश की एक बांह रूपाली के कंधे पर कसती जा रही थी और दूसरा हाथ उसके बालों में था। उसने हल्का सा दबाव डाल उसका सर पीछे किया और अपने होंठों से रूपाली के होंठों को बहुत कोमलता और हल्के से छू लिया। रूपाली के मुंह से आग निकली और वो देवांश के सीने से लग गई। देवांश का शरीर एकदम से तन गया।
जैसे उसे बिजली का करंट लगा हो। उसने अपनी बाहों की पकड़ ढीली छोड़ दी और दूर शून्य में देखते हुए बोला, तुम जब भी करीब होती हो तो अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। रूपाली मुस्कुराते हुए उसे करीब वहीं खड़ी रही, फिर अपनी बाहें उसके गले में डाल एड़ियों पर खड़े होकर एक हल्का सा किस उसके होठों पर रख दिया। फिर शर्माते हुए उससे अलग खड़ी हो गई। बारिश तेज होने लगी। देवांश बोला, अब हमें यहीं ठहरना पड़ेगा, और वो नीचे घास पर बैठ गया। उसने रूपाली का हाथ पकड़ उसे भी बैठा लिया, फिर उसका हाथ अपने होठों तक ले जाते हुए बोला, तुम जिस एहसास की बात कर रही थी वो मुझे महसूस होने लगा है। मुझे प्रेम समझ आने लगा है। अब तुम्हारी खुशी और इच्छा मेरे लिए सबसे ऊपर है। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? रूपाली उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली, मुझे आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। मैं कंफर्टेबल हूँ आपके साथ। आप मुझे अच्छे लगते हैं। ये सुन देवांश कुछ पलों के लिए खामोश रहा, जैसे मन में कुछ सोच रहा हो। फिर धीरे से बोला, एक बात बताओ, उस दिन मंदिर गए थे तब तुम इतनी टेंशन में क्यों आ गई थी? रूपाली ने धीरे से अपना सिर देवांश के कंधे पर हटाया और टपकती बूंदों को देखने लगी। सोच रही थी बताना उचित होगा कि नहीं। अभी तो प्रेम हुआ है, आज ही इजहार किया है। फिर लगा दोनों के विश्वास की परीक्षा है। उसको स्वयं को कितना विश्वास है देवांश पर कि अपना भूत उसे बता सके, और देवांश को कितना विश्वास है ये उसकी प्रतिक्रिया से पता चलेगा। रूपाली ने निर्णय किया, अगर प्रेम विश्वास की नींव पर खड़ा ना हो तो बेबुनियाद है। तो वो बोली, कॉलेज में रेखा, सुमन और अमन तो पुराने स्कूल टाइम फ्रेंड्स थे। कुछ और 3-4 जुड़े थे और हमारा अच्छा खासा ग्रुप बन गया। अमरजीत भी उनमें से एक था, दुबला पतला, लंबाई भी कम, लेकिन रेखा उसे पीछे से चूहा कहती थी। सब हंसते बोले, घूमने फिरने जाते, कहीं कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन मुझे धीरे धीरे महसूस होने लगा अमरजीत हमेशा मेरे पास खड़ा होता है, मेरे पास वाली सीट पर बैठता है, चाहे क्लास हो या जब बस में कहीं जा रही हूँ। जब उसे लगता मैं नहीं देख रही हूँ तो वो मुझे देख रहा होता था। मैं थोड़ा अजीब महसूस करने लगी। मैंने सुमन से बोला तो वो बोली, उसमें उस बेचारे का क्या दोष है, तू है ही इतनी सुंदर। लेकिन फिर वो गंभीर होकर बोली, तू पागल है, तुझे वहम हो रहा है। वो 1.5 पसली का बंदा, भला क्या जाने इश्क विश्क क्या होता है। बात आई गई होगी, लेकिन अमरजीत की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अब वो खुलेआम मुझे देखता रहता, ग्रुप में केवल मुझसे बात करता। मुझे उसका व्यवहार अटपटा सा लगता। अब सबने नोटिस करना शुरू कर दिया था। क्लास में अमन या रेखा मेरे पास बैठ जाते तो लड़ने लगता। देवांश उसे गौर से सुनने लगा तो वो आगे बोली, वो सबसे पहले क्लास में आकर बैठ जाता और अपने पास वाली सीट पर किसी को नहीं बैठने देता। मुझे फोर्स करता बैठने के लिए। मैं मना करती तो गुस्सा हो जाता। मैंने उसे अवॉइड करना शुरू किया, लेकिन उसने हिंट नहीं लिया। वो कभी चॉकलेट लाता तो कभी फूल। मैं मना करती तो जिद करके चॉकलेट खिलाता। मैं बहुत उकता गई थी। हम सबने उसको ग्रुप से हटा दिया, कह दिया हमारे ग्रुप में नहीं आया करे। तो वो बहुत गुस्सा हुआ और सबसे लड़ पड़ा, बहुत चिल्लाया, बुरा भला कहा, और हम सब उस दिन अचंभित रह गए। इतना गुस्सा, इतनी एनर्जी, भला इतने दुबले पतले लड़के में कहाँ से आई? उसकी आंखें एकदम स्थिर थी, बहुत डरावनी लग रही थी। लेकिन उस दिन हम सब खुश थे उससे पीछा छुड़ाकर। लेकिन उसकी हरकतें और बढ़ गई। वो दूर से घूरता रहता, जहाँ जाती वहां होता। जब कभी अकेले होती तो बहुत डर लगता, हर समय एक खौफ सा बना रहता। बोलते बोलते वो कांपने लगी, तो देवांश ने उसे धीरे से खींचकर अपनी बाहों में लिया। रूपाली अब बहुत धीरे धीरे बोलने लगी, जैसे वो कहीं और थी। वो सब उसकी आंखों के सामने चल रहा था। वो आगे बोलने लगी, उसकी हमने प्रिंसिपल से शिकायत की तो उसे सख्त वार्निंग दी गई, कॉलेज से निकलने की धमकी भी दी। उनके एक साथी ने, जिनके साथ अमरजीत कमरा शेयर करता था, बताया अमरदीप पागल होता जा रहा है। जिस दिन मुझे नहीं देख पाता वो कुछ नहीं खाता पीता, बेचैन सा इधर उधर घूमता रहता। उसे मनोचिकित्सक की जरूरत है, लेकिन उसके घर में कौन है पता नहीं, और किसी की वो सुनता नहीं। फिर कल्चरल प्रोग्राम के लिए हम सब एक नाटक तैयार कर रहे थे। मैं नायिका का रोल कर रही थी और वैभव हीरो था, जिसके साथ मैं डांस स्टेप की प्रैक्टिस कर रही थी। जैसे ही वैभव ने मेरी कमर पकड़ी, अमरजीत ना जाने कहां से कूदता फांदता स्टेज पर आ गया और वैभव को पीटने लगा। वो चिल्लाता जा रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूपाली को हाथ लगाने की, वो केवल मेरी है। सारे लड़के भागे वैभव से उसे अलग करने के लिए, लेकिन उसने चाकू निकाल लिया। कहते कहते रूपाली डर के कारण कांपने लगी और सुबकने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपके जा रहे थे। तभी देवांश ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। धीरे धीरे एक हाथ से उसके सिर से पीठ पर हाथ फेरने लगा। उसके कान में फुसफुसाते हुए शांत करने की कोशिश करता रहा। बस बस रूपाली, चुप हो जाओ,
पुरानी बातें भूल जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। रूपाली, बस बस। फिर कुछ पल बाद रूपाली ने कहा। उसने चाकू मेरे गले पर तान दिया और मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वहशी बना था। वो सबसे बोला, खबरदार जो कोई हमारे पास आया, मैं रूपाली को लेकर जा रहा हूँ। किसी ने रोका तो मैं रूपाली का गला काट कर खुद भी मर जाऊंगा। और वो मुझे खींचने लगा दरवाजे की तरफ। उसमें से इतनी तेज गंध आ रही थी जैसे कब से नहाया ना हो। वो बुरी तरह कांप रहा था उत्तेजना के कारण, जिससे मेरा दहशत के मारे बुरा हाल था। रूपाली फिर से फूट फूट कर रोने लगी। देवांश उसके डर को समझते हुए उसे सहलाता रहा। उसे जिज्ञासा हो रही थी आगे क्या हुआ, लेकिन रूपाली पर दबाव नहीं डालना चाहता था। वो कुछ देर रोती, फिर बोली। वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसकी पीठ थी उस तरफ। तभी कॉलेज के चौकीदार अंकल दरवाजे से घुसे और अमरजीत के सिर पर डंडे से वार किया। उसके हाथ से चाकू छूट गया और मैं हाफते खांसते हुए गिर गई। फिर कॉलेज ने उसे रेस्ट्रिगेट कर दिया और पुलिस उसे पकड़कर ले गई। 2 साल के करीब हो गए हैं, अब पता नहीं वो कहाँ है। फिर देवांश ने धीरे से पूछा, उस दिन क्यों इतना डर गई थी, इतनी टेंस क्यों हो गई थी? तो वो बोली, उस दिन बाजार में मुझे लगा भीड़ में वो खड़ा है और वो सिहर गई। अब देवांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। रूपाली की सुरक्षा को लेकर चिंता थी। उसने मन ही मन निश्चय किया, रूपाली की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी करेगा। इधर बारिश अब भी हो रही थी। रूपाली देवांश के सीने से लगी बहुत देर तक बैठी रही। बारिश के रुकने का इंतजार करते हुए दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। अगले दिन रूपाली के पास देवांश का फोन आया। वो कह रहा था, रूपाली सतर्क रहना, ध्यान रखना अपना। मैंने पता किया है, अमरजीत जेल से निकल चुका है। मैं तुम्हारी सुरक्षा के इंतजाम करने वाला हूँ, तुम बिल्कुल मत डरना। सुनकर रूपाली डर के मारे कांपने लगी। रूपाली को विश्वास नहीं हुआ अमरजीत जेल से छूट चुका है। उसे लगा उसका डर हकीकत बन गया है। क्या करेगी वो? हर पल खौफ लगा रहा। जहां जाएगी भीड़ में अमरजीत को ही ढूंढती रहेगी। कब तक इस डर के सहारे जिएगी? लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया, हो सकता है अमरजीत बदल गया हो। जेल में इतना समय बिताने के बाद उसको समझ आ गया हो कि वो गलत था और खुद ही उसे दूरी बनाकर रखेगा। वो बेकार दोबारा क्यों मुसीबत में पड़ेगा। अकेली तो रात को उसके माँ पिताजी कहीं वैसे भी नहीं जाने देते और ध्यान रखेगी कि कहीं सुनसान जगह नहीं जाएगी। बहुत सावधानी से रहेगी। फिर उसने राधिका और जवाहर को भी बताया तो दोनों के चेहरे डर के मारे सफेद पड़ गए। वो अमरजीत से 1-2 बार कॉलेज के समय भी मिले थे, लेकिन तब नहीं जानते थे इतना बड़ा साइको है वो। रूपाली ने तब उसके व्यवहार के बारे में उन्हें बताया भी नहीं था। ये सोचकर बेकार चिंतित हो जाएंगे। उन्हें तो उसके बारे में हादसे वाले दिन पता चला। रूपाली के दोस्त डरे सहमी रूपाली को घर पहुंचाने आए थे। दोनों बहुत बुरी तरह डर गए थे। बाद में कई चक्कर लगाने पड़े, पुलिस थाने और कोर्ट के। सबकी गवाही और सबूत के बलबूते पर अमरजीत को 3 साल की सजा हो गई थी। सजा के बाद भी अमरजीत को कोई पछतावा नहीं था। कोर्ट में भी चिल्ला कर बोला था, रूपाली मेरा इंतजार करना, रिहा होते ही मैं लेने आऊंगा। सुनकर रूपाली की आत्मा कांप गई थी। उसे विश्वास नहीं हुआ था कोई ऐसा किसी के लिए पागल कैसे हो सकता है। रूपाली की बात सुनकर राधिका तो रोने लगी। रोते हुए बोली, मैं तो भूलने लगी थी वो भयानक हादसा। भूत कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। उसने फिर पहले जैसा हमला किया तो? पहली बार किस्मत अच्छी थी, इतने लोग आसपास थे। जवाहर चिंतित स्वर में बोला, हो सकता है उसे अकल आ गई हो। अच्छा सोच, सब अच्छा होगा। राधिका बोली, अच्छा सोचने से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल सोचना। हमें रूपाली की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। जवाहर दुखी स्वर में बोला, वो खतरा कोई सीमित समय के लिए तो नहीं है, कब तक खौफ में जिएंगे। रूपाली चिंतित स्वर में बोली, आप दोनों टेंशन मत लो, मैं कहीं भी जाऊंगी बहुत सावधान रहूंगी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। उन तीनों की बात करते करते देवांश आ गया। उसके साथ कई लोग थे। उन तीनों को चिंतित देखकर बोला, परेशान मत हो, मैं रूपाली की सुरक्षा के सारे इंतजाम कर दूंगा। फिर घर में जो अफरा तफरी मची। वो तीनों मुंह बाएं सोफे पर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद देवांश भी आकर बैठ गया और बोला, मैंने टाइट सिक्योरिटी लगा दी है। घर के बाहर एक आगे और एक पीछे हमेशा गार्ड खड़ा रहेगा। रूपाली, अब तुम स्कूटी पर कहीं नहीं जाओगी। मैंने एक गाड़ी ड्राइवर सहित खड़ी कर दी है, उसमें भी एक गार्ड रहेगा। जहां भी जाओगी वो दोनों तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बेल लगवा दी है, जो भी जाएगा पहले कमरे से चेक कर लेगा कौन है, फिर दरवाजा खोलना। गार्ड भी आते जाते चेक करेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फिर एक लंबी सांस खींचते हुए देवांश रूपाली से बोला, चलो एक कप चाय पिला दो।
और चाय पीकर वो चला गया। उसे देख राधिका बोली, क्या तूफान मेल है, इतनी सी देर में घर को किला बना दिया। तो रूपाली बोली, अमरजीत नाम की सही परेशानी गले पड़ गई है। जवाहर बोला, लेकिन देवांश ने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। रूपाली की सुरक्षा के लिए चिंता करने की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये पुख्ता इंतजाम इतने दम घोटू हैं, ये जल्दी ही तीनों को समझ आ गया। सब्जी लेने रूपाली तो एक गार्ड उसके पास आकर खड़ा हो जाता और चारों तरफ देखता रहता। रूपाली को बड़ा असहज लगता। फिर पड़ोसी बातें बनाने लगे। एक ने पूछा सब्जी लेते हुए, क्या हुआ, हमला होने वाला है क्या तुम पर? रूपाली झेंपते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस किसी ने धमकी दी थी। तो दूसरी बोली, सुना है किसी रईस लौंडे से ब्याह हो रहा है तुम्हारा, तभी गाड़ी वाड़ी खड़ी रहने लगी है दरवाजे पर। ये सुनकर पहले बोली, इसे कितनी बार तो पूछा, क्या लेप लगाती है चेहरे पर जो इतना दमकता है, मजाल है जो बता दिया हो। मेरी मीना के लगवा देती तो वो भी पैसे वाला लौंडा फंसा लेती। लेकिन रूपाली बिना कुछ बोले सब्जी लिए अंदर चली गई। इधर एक दिन रेखा ने फोन पर झुंझुलाकर कहा, यार तेरे घर आने में बोरियत होती है अब। वो तेरा गार्ड कुत्ते की तरह सूंघता है, 10 सवाल करता है, तब अंदर जाने को मिलता है। रूपाली उदासी भरी स्वर में बोली, हाँ मैं समझ सकती हूँ, ऐसा करते हैं मैं ही आ जाती हूँ। तो रेखा चिल्लाई, नहीं तू रहने दे, तेरा वो गार्ड भी लटक कर आएगा, मैं ही आ जाऊंगी 1-2 दिन में मिलने। वैसे भी मैं आगे पढ़ने के लिए फॉर्म भर रही हूँ, मेरी तो शादी नहीं हो रही ना। रूपाली ने निराशा से फोन रख दिया। हर 1.5-2 घंटे में देवांश का फोन आ जाता, सब ठीक तो है ना। वो शाम को ऑफिस से घर जाते हुए निरीक्षण करने आता स्थिति का। तीनों गार्ड से पूछताछ करता, कुछ संदिग्ध तो नजर नहीं आया। रूपाली को बार बार हिदायत देता। फिर एक दिन भी देवांश निर्देश दे रहा था कि रूपाली अपनी आंखें खुली रखना, जरा भी कुछ गड़बड़। फिर एक दिन भी देवांश निर्देश दे रहा था, रूपाली अपनी आंखें खुली रखना, जरा भी कुछ गड़बड़ लगे तुरंत गार्ड को सतर्क करना। रूपाली हाँ हाँ कर रही थी। उसका ध्यान देवांश की बातों में कम, उस पर अधिक था। उसे लग रहा था उसकी दोनों सखियां सही कह रही थी। देवांश बहुत मैनली और हैंडसम है। इस समय जब पूरी एकाग्रता से अपने कार्य में लगा हुआ था तो गजब लग रहा है। हमेशा उसके बाल सलीके से बने होते हैं, लेकिन इस समय तनाव के कारण बेतरतीब हो रहे थे। जीन्स और टी-शर्ट में और भी अधिक प्रभावशाली लग रहा था। अधिकतर शर्ट पहनने वाला उस दिन कुछ अलग ही लग रहा था। अपने ही सपनों में खोई अपने आप से बात कर रही थी रूपाली, अब तो सचमुच प्यार हो गया है। तभी देवांश की उसी आवाज आई, फिर लगा तुम्हें अमरजीत कहीं आसपास है? तो अपने ख्यालों में खोई इधर धीरे से फुसफुसाई, हाँ। देवांश कुर्सी पर बैठा था, उठकर उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो चिंतित और ऊंची आवाज में बोला, क्या तुमने बताया भी नहीं रूपाली? रूपाली जैसे होश में आई तो वो शर्माते हुए बोली, नहीं मैं कुछ और सोचने लगी। उसकी गालों की लाली और आंखों की लज्जा देख देवांश धीरे से बोला, और क्या सोच रही थी रूपाली? रूपाली बात पलटते हुए बोली, यही कि आप कितने सीरियसली सब काम कर रहे हैं। वैसे आपने उस दिन फार्म हाउस के लिए पूरे दिन की छुट्टी ली थी, बड़ा आश्चर्य हुआ। देवांश रूपाली के बगल में सोफे पर बैठकर उसकी तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, तुमसे ही सीखा है रूपाली, रिश्ते को अहमियत देना। मुझे समझ आ गया है बिजनेस से भी जरूरी कुछ और चीजें हैं, और इस वक्त तुम्हारी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। रूपाली को उसकी आंख में दर्द नजर आ रहा था। उसने अपने माथे पर गिरते बालों को पीछे करते हुए कहा, तुम्हें कुछ हो ना जाए इस बात से बहुत डर लगने लगा है, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ भी करूंगा। फिर देवांश खामोश हो गया। तभी रूपाली भी इतनी भावुक हो गई थी कि कुछ नहीं बोल पाई। वातावरण तनाव और भावना से भारी हो रहा था। सन्नाटे में दोनों को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। देवांश रूपाली के बिल्कुल करीब आकर उस पर झुक गया और बोला, तुम्हारे बिना जिंदगी की अब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। रूपाली की आंखें नम हो गई। देवांश धीरे से उसकी तरफ मुड़ा और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले कुछ पल निहारता रहा। फिर अपने कांपते होठ उसके होठ पर रख दिए। रूपाली ने भी अपने होठ आमंत्रण में उसके लिए हल्के से खोल दिए। रूपाली ने आंखें बंद कर ली और अपनी बाहें देवांश के गले में डालते हुए और करीब खिसक गई। वो इस एहसास को पी लेना चाहती थी। उसके होठों का बढ़ता दबाव, पीठ पर फिसलती उंगलियां, उसकी पूरी देह जागृत हो गई थी। देवांश ने धीरे से दबाव डालकर रूपाली को सोफे पर लिटा दिया और उसके ऊपर अपना भार डालते हुए बोला, रूपाली एक बार दिल से बोलो, तुम भी मुझे प्यार करती हो। रूपाली ने अपनी उंगलियां उसके बालों में घुमाते हुए उसकी पीठ पर फेरते हुए उसे महसूस किया।
फिर उसकी आंखों में देख उसके चेहरे पर तनाव था, माथे पर पसीना था। उसने धीरे से उसके एक हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा, मेरी धड़कनें सुनिए, अब हर धड़कन एक ही बात कहेगी, आई लव यू। देवांश की आंखों में तूफान था, जैसे सारे वादे आज ही लेना चाहता हो। वो भराई आवाज में बोला, बोलो, तुम केवल मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। रूपाली ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और ना जाने कितने देर तक दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे कि अंदर से राधिका की आवाज आई, खाना लगा दूं क्या? दोनों जैसे होश में आए, एकदम से अलग हुए। इधर देवांश बहुत कोशिश कर रहा था अमरजीत के बारे में पता करने की कि आखिर वो कहाँ है, लेकिन ना पुलिस जानती थी और ना उसके आदमी पता कर पा रहे थे। हर दिन उसके लिए भारी पड़ रहा था। वो भौखलाहट महसूस कर रहा था। वो खाना पीना भूलकर बस अमरजीत के बारे में पता करने में लगा रहता था। रूपाली भी 10-15 दिन में बिल्कुल चिड़चिड़ी हो गई थी। अमरजीत के रिहा होने से डर लग रहा था, लेकिन 24 घंटा गार्ड और देवांश की चिंता के कारण डर हर पल उस पर हावी रहने लगा था। उसको ऐसा लगता वो डर को जी रही थी। न भूख लगती, न किसी काम में मन लगता। अब वो देवांश से भी चिल्ला चिल्ला कर बातें करने लगी थी। उसकी झल्लाहट सुनकर देवांश चुप हो जाता। वो रूपाली की स्थिति समझ रहा था। उसे लगता रूपाली सही थी। हर वक्त एक डर के माहौल में जीना बहुत कठिन है। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा था अमरजीत के बारे में पता करने की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही थी। इस कारण वो बहुत बेबस महसूस कर रहा था। लेकिन और क्या करे, रूपाली को खोने के डर और अकेलापन वो समझता था। अब रूपाली ही उसकी जिंदगी थी। उसने सोच रखा था बस एक बार अमरजीत का पता चल जाए वो कहाँ है, फिर वो उसके पीछे अपने आदमी लगा देगा और हर समय उस पर नजर रखेगा। वहीं वो रोज शाम को जाता रूपाली के घर और एक बार कसकर रूपाली को गले लगाता। लेकिन उसको देखकर एकदम प्रफुल्लित होने वाली रूपाली अब बुझे मन से उसका स्वागत करती। वो थकी हुई और बोझिल लगती। देवांश उसको सांत्वना देता, बस कुछ दिन की बात है, लेकिन अब उसके लिए यह स्थिति असहनीय होती जा रही थी। देवांश ऑफिस में बैठकर विचार कर रहा था आगे क्या करना है। लाचारी से उसने जोर से पेपर वेट फर्श पर देकर मारा। क्या करे क्या ना करे, यही सवाल बार बार दिमाग में आ रहा था। देवांश जब भी रूपाली द्वारा बताया गया अमरजीत वाली घटना याद करता, उसका दिल भारी हो जाता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते। अगर उस दिन अमरजीत अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता तो आज रूपाली शायद जिंदा नहीं होती। रूपाली धैर्य क्यों नहीं रख रही? उसकी जिंदगी को इतना बड़ा खतरा है। पहले 4-5 दिन देवांश ने समझने की कोशिश की और रूपाली ने ध्यान से सुना भी, लेकिन फिर हाँ हूं करके बात टालने लगी। अब तो इस विषय पर कुछ सुनना ही नहीं चाहती, बल्कि उसे लगता उसके जाने पर वो जबरदस्ती कोई न कोई काम करने लगती और उसके जाने का इंतजार करती। ये सोच सोच कर देवांश का सिर भारी हो रहा था। कई दिन से ठीक से सोया भी नहीं था, लेकिन जब तक खतरा टलता नहीं वो रुक नहीं सकता। रूपाली भले ही धैर्य खो दे, खतरे को गंभीरता से ना ले। देवांश को लगता उसे तो सतर्क रहना ही होगा। अगर समाज के कहने सुनने की परवाह ना होती तो रूपाली को अभी से अपने घर में लाकर रख लेता, फिर वो रात को भी उसकी नजरों के सामने रहती, उसे निश्चिंता रहती। फिर एक दिन के 4 बजे के आसपास उसने रूपाली को फोन किया। सुबह से वो सुगंधा के साथ अनाथ आश्रम की जमीन पक्की करने के चक्कर में लगा था, तो उसे समय नहीं मिला। जैसे ही ध्यान आया वो हड़बड़ा गया और तुरंत उसने रूपाली को फोन किया। रूपाली उस समय बहुत उकताहट महसूस कर रही थी। इस स्थिति में ना जाने आना जाना और ना कोई मिलने आ रहा था उससे। एक खौफ का माहौल अलग बना रहता हर समय। तभी देवांश फोन पर थकी सी आवाज में बोला, रूपाली तुम ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रूपाली इस समय इतनी भरी बैठी थी कि एकदम से चिल्ला पड़ी, क्या ठीक है? प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है वो जेल से छूट गया और मैं जेल में कैद हो गई हूँ। रोज रोज मरने से अच्छा है एक बार में ही आके वो मुझे मार दे, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। देवांश सुनकर सख्ते में आ गया और बहुत प्यार से बोला, ऐसा मत कहो रूपाली, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। रूपाली का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। क्या ठीक हो जाएगा? कोई निश्चित समय की बात हो तो इंसान बर्दाश्त कर ले। बहुत हो गया, आप खुद पैनिक में हो और मुझे भी बेमतलब का डरा रखा है। गार्ड वगैरह सब हटा दीजिए। देवांश लगभग चीखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हो? रूपाली भी चीखते हुए बोली, आपको बस अपनी चलानी होती है, आप कभी नहीं बदल सकते। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है और बार बार फोन मत करिएगा। रूपाली ने फोन काट दिया। देवांश उस समय सुगंधा के साथ किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास बैठा था। फोन रखकर उसने गुस्से में हाथ टेबल पर मारा
फिर अपने माथे को जोर से उंगलियों से दबाया। सुगंधा समझ गई दोनों में किसी बात को लेकर तनाव है। उसने देवांश से पूछा तो देवांश ने सारा मांजरा बता दिया। इधर 7 बज गए और देवांश रोज की तरह ऑफिस से घर जाते हुए नहीं आया। रूपाली को अपने व्यवहार पर दुख हो रहा था। सोच रही थी देवांश आएगा तो माफी मांग लेगी। आखिरकार तो उसकी सुरक्षा के लिए ही सब कुछ कर रहा है वो। 7:30 बज गए और देवांश नहीं आया। रूपाली को ग्लानि महसूस होने लगी। सोचा थोड़ी देर और इंतजार करके वो स्वयं देवांश को फोन करके माफी मांगेगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसे लगा देवांश होगा। वो भागी खोलने आई, लेकिन सुगंधा आई थी। रूपाली ने झुककर पैर छुए तो वो मुस्कुराकर बोली, बस बस रहने दो, मुझे सचमुच सास की फीलिंग हो रही है। राधिका हंसते हुए बोली, बहन जी, सास तो आप बनने ही वाली हो, तो सास की फीलिंग होनी ही चाहिए। सुगंधा बोली, तो हम दोनों सास बहू को थोड़ी देर के लिए अकेले बात करने दीजिए। राधिका बोली, जी ठीक है, मैं अंदर हूँ, कुछ चाहिए तो बता देना। सुगंधा बैठते हुए बोली, बहुत परेशान लग रही हो, कुछ हुआ क्या? रूपाली नहीं जानती थी सुगंधा कितना जानती है और देवांश उसे कितना बताना चाहता है। हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ। सुगंधा गंभीरता से बोली, मैं उस समय देवांश के साथ थी जब उसने तुम्हें फोन किया था। बहुत परेशान लग रहा था। मैंने पूछा तो उसने सारी बात बता दी। रूपाली सिर झुकाए बैठी रही तो सुगंधा बोली, देखो ये तुम दोनों के धैर्य की परीक्षा है। तुम्हें उसकी परिस्थिति समझनी चाहिए। वो कितना डरा हुआ है तुम्हें खोने के डर से। उसके दोनों माता पिता इतनी कम उम्र में उसको छोड़कर चले गए। अपनों को खोने का डर तुम शायद नहीं समझ पा रही हो। रूपाली पहले ही शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वो रुआंसे स्वर में बोली, मैं समझ रही हूँ, उनका प्रेम ही उन्हें इतना चिंतित कर रहा है, लेकिन मेरा पेशेंस खत्म हो गया था। सुगंधा बोली, इस परेशानी की घड़ी में अपने प्रेम को मत खत्म होने दो। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे सोलमेट। रिश्तों में परेशानी आती है, लेकिन संभल कर नहीं चलोगी तो खत्म हो जाएगा और फिर पछतावा हाथ लगता है। रूपाली रोने लगी, आप सही कह रही हैं, मुझे देवांश जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये बहुत नाराज है ना मुझसे? सुगंधा बोली, अभी कोई देर नहीं हुई है, उससे बात करोगी तो वो समझ जाएगा। बस आगे के लिए वार्निंग देने आई हूँ। प्यार के कारण तुम्हारी इतनी फिक्र कर रहा है, ये कोई जुर्म नहीं है। रूपाली आंसू पूछते हुए बोली, नहीं वो बात नहीं थी। सुगंधा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे लड़के पेड़ पर नहीं उगते, जब मन आया तोड़ लिया। इतना सुंदर सफल केयरिंग बंदा हर किसी की जिंदगी में नहीं आता और तुम उसकी केयर नहीं कर रही हो। रूपाली एकदम से बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। सुगंधा उठते हुए बोली, ठीक है, फिर अपने रिश्ते को संभाल कर रखना, नहीं तो सारी जिंदगी पछतावा रहता है। मुझे देखो, देवांश के डैड का साथ पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। फिर सुगंधा तो चली गई, लेकिन रूपाली के दिल में हलचल मच गई। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कैसे देवांश से इतनी कठोरता से बात की। रूपाली ने फोन मिलाया। देवांश के घर पर किसी ने नहीं उठाया तो वो खुद से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? देवांश को इस समय घर में होना चाहिए था, या उसका कोई ना कोई सहायक अवश्य होते हैं घर में। उसको बहुत चिंता होने लगी। अजीब से ख्याल दिमाग में आ रहे थे। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब देवांश से बात नहीं हो पाई तो उसने सोचा देवांश के घर जाकर उसे माफी मांगेगी, उसे मनाएगी। मम्मी और डैडी खाना खाकर कमरे में लेटे थे। उसने सोचा चुपचाप जाना उचित होगा। उससे पूछेगी तो मना कर देंगे। 1-1.5 घंटे में चुपचाप देवांश से बात करके वापस भी आ जाएगी। देवांश की भेजी हुई गाड़ी को उसने 7 बजे ही भेज दिया था। ये सोचकर अब रात को कहाँ जाएगी। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था जाने के नाम पर, लेकिन मन भी नहीं मान रहा था उसका। वो चुपचाप अपने कमरे से बाहर आई। दूसरे कमरे से टीवी की आवाज आ रही थी। वो दोनों टीवी देखने में व्यस्त होंगे, सोचकर वो दबे पांव घर के बाहर आ गई। चाबी उसके पास ही है। वो सोच रही थी चुपचाप लौटकर घर में प्रवेश कर लेगी, और जब वो बाहर आई तो गार्ड भी कहीं नजर नहीं आया। तो वो सोची या तो खाना खाने गया होगा या हल्का होने। फिर उसने जल्दी से अपनी स्कूटी निकाली और बिना स्टार्ट किए बाहर सड़क तक ले आई। उसने सोचा था घर से थोड़ी दूर जाकर स्कूटी चालू करेगी। फिर स्कूटी खड़ी करके हेलमेट पहनने लगी। तभी उसके पास एक मारुति वैन आकर रुकी और उसमें से एक हाथ ने पूरी ताकत से उसे वैन में खींच लिया। रूपाली कुछ समझ पाती इससे पहले ही वैन तेजी से आगे बढ़ गई। उसको खींचने वाला अमरजीत था। उसने खौफ को हकीकत में सामने बैठा देख वो कांप गई। उससे डरते डरते पूछा, क्यों किडनैप कर रहे हो, क्या चाहते हो? अमरजीत एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे अलावा मैंने और कुछ नहीं चाहा। तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की, मुझे जेल भिजवाया। रूपाली सहमते हुए बोली, देखो जो हुआ उसे भूल जाओ और मुझे घर जाने दो। अमरजीत गुस्से में चीखा,
जेल में इतनी परेशानी झेली, भूल जाऊं और तुम उस रईसजादा के साथ गुलछड़े उड़ाओ। कितने दिनों से ताक में बैठा था और उसने क्या कुछ नहीं किया अपनी तितली की सुरक्षा के लिए। फिर जोर से हंसते हुए अमरजीत ने रूपाली की गर्दन पकड़ ली और बोला, इस तितली के पंख तो मैं मसल दूंगा, फिर देखना कैसे तड़पेगा। अब रूपाली को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। क्यों देवांश की बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्यों धैर्य खोया, अपनी जिंदगी मुसीबत में डाली। रोते हुए रूपाली बोली, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी उसे एक थप्पड़ मारते हुए अमरजीत चीखा, मेरी जिंदगी बिगाड़ दी, कॉलेज से मुझे निकलवा दिया, जेल में सड़ा तेरे कारण, और पूछ रही है क्या किया। वो इतने गुस्से में आ गया था कि उसकी आवाज कांपने लगी, आंखें लाल हो गई, बात भी पूरी नहीं कह पाया। रूपाली सहम गई और चुप हो गई। वो समझ गई अमरजीत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसका गुस्सा ज्यादा बढ़ गया तो कुछ भी कर सकता है। वो धीरे धीरे सुबकने लगी। उसे अब अपने बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसको अमरजीत उठाकर ले गया और कहाँ ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद ही राधिका ने सोचा, रूपाली से पूछती हूँ अकेली बैठी क्या कर रही है। और सुगंधा से बात हुई। जब कमरे में रूपाली नहीं दिखी तो उसने सारे घर में ढूंढ लिया, लेकिन रूपाली का कोई नामो निशान नहीं था। बाहर जाके देखा तो आगे वाला गार्ड गायब था और पीछे वाले से पूछा तो उसे कुछ पता नहीं था। राधिका के हाथ पैर फूल गए। रूपाली की स्कूटी भी गायब थी। उसने देवांश को फोन मिलाया तो उसने फोन नहीं उठाया। राधिका ने फिर कोशिश की, तब देवांश ने फोन उठाया। राधिका ने घबराहट भरी आवाज में कहा, बेटा कहाँ चले गए थे, इतनी देर से फोन लगा रही थी। देवांश थकी आवाज में बोला, रामदीन सीढ़ियों से गिर गया था, दूसरे सहायक की मदद से उसे अस्पताल लेकर गया था, घर पर कोई नहीं था। राधिका रोते हुए बोली, पता नहीं रूपाली कहाँ चली गई, घर में नहीं है, बाहर उसकी स्कूटी भी नहीं है। देवांश लगभग चीखते हुए बोला, क्या, कहाँ चली गई, बाहर गार्ड से पूछा? राधिका ने डरे हुए स्वर में कहा, एक गार्ड का कुछ अता पता नहीं। देवांश ने बोलते हुए, मैं आ रहा हूँ, फोन काट दिया। देवांश के हाथ पैर फूल गए। जिस बात का डर था वही सच हो गया। रूपाली की जान खतरे में है। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और उस संस्था को फोन किया जिसके गार्ड उसने रूपाली के घर के बाहर खड़े किए थे। उनके कंट्रोल रूम से उस गार्ड से संपर्क करने को कहा। कुछ पल बाद ही गार्ड कंपनी से फोन आया, सर गार्ड से संपर्क हो गया है, रूपाली मैडम को एक मारुति वैन से किडनैप कर लिया है। हमारे गार्ड ने उस वैन का पीछा किया। उसने बताया शहर के बाहर एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर रूपाली जी को लेकर गया है और बस 2 ही आदमी हैं, लेकिन अंदर और हो तो पता नहीं। हमारे गार्ड ने तुरंत सहायता मंगाई है। देवांश ने तुरंत पुलिस को बताया और उस स्थान के लिए निकल गया। वो बहुत तेज गाड़ी चलाकर फैक्ट्री पहुंच गया। तब तक ना तो पुलिस आई थी ना कंपनी से कोई पहुंच पाया था। उसको देखते ही गार्ड ने बताया, बड़ा दरवाजा जिससे अमरजीत घुसा था वो बंद है। पूरी फैक्ट्री का चक्कर लगाकर उसने एक छोटा आपातकालीन दरवाजा मिला था जो खुला है। देवांश गार्ड के साथ उस दरवाजे से अंदर चला गया। अंदर का नजारा देख उसकी रूह कांप गई। रूपाली को एक कुर्सी पर बांध रखा था और अमरजीत चाकू की धार एक तरफ बैठा तेज कर रहा था। उसका एक साथी एक तरफ खड़ा हंस रहा था। अमरजीत बोल रहा था, इस चेहरे पर तो तुझे बहुत घमंड है ना, ऐसा बिगाड़ूंगा कि जिंदगी भर कोई देखने भी नहीं चाहेगा, फिर फरमाइयो इश्क। वहीं रूपाली डर के कारण सुबक रही थी। देवांश का दिल रूपाली की सुरक्षा को लेकर कांप रहा था। उसने फुसफुसाकर गार्ड से कहा, अमरजीत के साथी को पीछे से जाकर दबोच लो, मैं अमरजीत को संभाल लूंगा। इसके बाद जैसे ही गार्ड ने अमरजीत के साथी को पीछे से दबोचा, उसकी चीख निकल गई तो अमरजीत ने आश्चर्य से देखा अपने साथी की तरफ। फिर उसका ध्यान देवांश की तरफ गया तो वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया, लेकिन वो रूपाली से दूर था। वहीं देवांश तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अमरजीत ने उसको चाकू दिखाते हुए कहा, अब एक कदम और आगे बढ़ाया तो चाकू मार दूंगा तुम्हें। उसको देखते हुए देवांश एक एक कदम आगे बड़ी सतर्कता से बढ़ा रहा था। इधर रूपाली देवांश को देख जोर जोर से रोने लगी और बोली, आप आगे मत बढ़ो, वो चाकू मार देगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपकी बात नहीं मानी, ऐसे अकेले घर से बाहर निकल गई। और चीखती जा रही थी, आप लौट जाएं, लग जाएगी। अमरजीत गुस्से से कांपने लगा, चुप हो जा साली, नहीं तो चाकू मैं तुझे मार दूंगा। एक तरफ रूपाली का चीखना चिल्लाना, दूसरी तरफ देवांश के बढ़ते कदम। अमरजीत का दिमाग बौखलाने लगा। वहीं देवांश बहुत सदे हुए शांत भाव से सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा था। रूपाली ने फिर चिल्लाते हुए आंखें बंद कर ली, प्लीज आगे मत बढ़ो, वो चाकू मार देगा। तभी देवांश एक झटके से अमरजीत को पकड़ने के लिए लपका, लेकिन तभी अमरजीत ने उस पर वार कर दिया। बचते बचाते भी देवांश के कंधे पर चाकू लग ही गया, लेकिन उसकी परवाह किए बिना उसने अमरजीत को दबोच लिया।
देवांश को देखकर उसका दुख और पीड़ा से बुरा हाल था। देवांश अमरजीत पर घूंसे बरसा रहा था और अमरजीत तथा उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। देवांश का खून बह रहा था। रूपाली की जैसे ही किसी ने रस्सी खोली वो देवांश के पास भागी। देवांश को देखकर उसका दुख और पीड़ा से बुरा हाल था। उसे होश नहीं, कोई चिल्ला रहा था, देवांश को हॉस्पिटल ले चलो। अफरा तफरी मची हुई थी और देवांश का चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। देवांश ने मुस्कुराने की कोशिश की और रूपाली से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? रूपाली ने रोते रोते कहा, हाँ। तभी कुछ लोग ने देवांश को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया और उसे अस्पताल ले जाने लगे। रूपाली भी साथ में बैठ गई। वो देवांश का हाथ पकड़कर बैठी थी, लेकिन देवांश कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वो लगभग बेहोश होता जा रहा था। रूपाली मन ही मन बुदबुदा रही थी, ठीक हो जाओ, मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे बहुत डर लग रहा था तो वो देवांश को ठीक से बता भी नहीं पाई थी उसको कितना चाहती है। हे भगवान, क्यों देवांश की बात नहीं सुनी, कहीं देर ना हो गई हो। इधर अस्पताल में भी रूपाली देवांश के पास ही बैठी रही। उसके माता पिता आ गए थे और रात काफी होने के कारण सब कह रहे थे घर जाने को, लेकिन वो नहीं मानी। डॉक्टर ने भी आश्वासन दिया कि देवांश ठीक है, चोट ज्यादा गहरी नहीं है, कुछ दिन उसे दर्द रहेगा लेकिन जल्दी घाव भर जाएगा। डॉक्टर ने भी समझाया रूपाली को कि घर जाओ, देवांश दवाइयों के कारण सोता रहेगा, लेकिन रूपाली नहीं मानी। वो उसके उठने का इंतजार करती रही। उसे झपकी आती तो बार बार देवांश पर होता चाकू का वार सपने में दिखता और वो घबरा कर उठ जाती। फिर देवांश को सोया देख उसका मन शांत हो जाता। इधर देवांश की जब आंख खुली तो वो सोचने लगा वो कहाँ है। फिर समझ आया तो उसे रूपाली की चिंता हुई। वो परेशान सा हिला तो उसको शरीर में दर्द की लहर सी उठी। उसके मुंह से चीख निकली तो रूपाली एकदम से बोली, आप ठीक है ना? रूपाली की आवाज सुनकर उसे राहत मिली। उसे याद आया कैसे अमरजीत ने उस पर चाकू से हमला किया था। उसने थोड़ा सिर घुमाकर देखा तो रूपाली खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता भरी थी। कपड़े और बाल अस्त व्यस्त थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन उसे होश में आया देख अधरों पर मुस्कान तैर रही थी। रूपाली पलंग पर उसके पास बैठते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। देवांश ने कहराते हुए कहा, नहीं रूपाली, हम उस हादसे के बारे में अब एक शब्द नहीं कहेंगे। रूपाली ने धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रखे और उसके बगल में लेटते हुए बोली, ठीक है, लेकिन ये तो बता सकती हूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। देवांश हंसते हुए बोला, इसकी इजाजत है। यहाँ लेटे हुए भविष्य की योजना बना लेते हैं, कब और कैसे शादी करनी है, हनीमून पर कहाँ जाना है, कितने दिन का है। कोई जवाब नहीं मिला तो उसने थोड़ा मुड़कर देखा। रूपाली निश्चित ही सो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ से उसके बाल सहलाए और आंखें बंद करके लेट गया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।